अच्छा जी, डिस्कॉर्ड के ऊपर कौन कौन जर्नली एक्टिव है? रेज योर हैंड्स दोज हु आर एक्टिव इन डिस्कॉर्ड। ठीक है, और कौन डिस्कॉर्ड के ऊपर नहीं है? जो डिस्कॉर्ड के ऊपर नहीं है इसका ये मतलब है कि बस हैंड नीचे करना है। जो डिस्कॉर्ड के ऊपर नहीं है इसका ये मतलब है कि उन्होंने आज तक एक भी असाइनमेंट नहीं बनाई, ना तो उसको सबमिट करवाया है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बैड थिंग दैट यू हैव डन सो फॉर। अब देखें, कोई आज 11वीं क्लास है 12वीं क्लास है? ये 11वीं क्लास है, 11th क्लास। 11वीं क्लास तक भी अगर आप डिस्कॉर्ड के ऊपर नहीं हैं सो देन इट्स नॉट माई मिस्टेक, इट्स यूअर्स। और यकीनन फिर क्वार्टर से बाहर ही होंगे और मज़ीद तो कुछ होगा नहीं अल्टीमेटली। और हो ही क्या सकता है इसके बाद? क्लास से बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे इस पूरे सेशन से, और फिर उसके बाद एक दिन बैठे घर पर सोच रहे होंगे कि यार काश पढ़ लेते थोड़ा बहुत, ताकि चीज़ों को सही तरीके से हम कंटिन्यू कर पाते हैं। खैर जो भी है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक असाइनमेंट दी थी, और वो असाइनमेंट क्या थी मुझे कोई रिपीट करवाएगा या फिर सिंपल एज दैट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ? बुक एपीआई बनाने दी थी। अच्छा, बुक की एपीआईज बनानी थी। यस, ठीक है, लेट मी राइट डाउन हियर। क्रिएट अ बुक्स एपीआई, आगे क्या था? विद द क्रिएट CRUD operations and the working UI। ये थी हमारी आखिरी क्लास की असाइनमेंट। सो किस किसने इस असाइनमेंट को मुकम्मल किया है? रेज योर हैंड्स दोज हु हैव कंप्लीटेड द फॉलोइंग असाइनमेंट। जी ठीक है, और इस तरफ से यार आपके हाथ खड़े नहीं हो रहे, आप जोरी खड़े ही नहीं करना चाहते भाई। ऐसे करके खड़ा करें ना, नज़र तो आए कि हाँ भाई हमने इस असाइनमेंट को मुकम्मल किया है। ऑल राइट, साउंड्स अमेजिंग। ठीक है, अच्छा जी, और हमने कल एक सेशन लिया था डिस्कॉर्ड के ऊपर। जो भी बंदे एक्टिव होंगे उनको मालूम होगा कि मैंने परसों एक अनाउंसमेंट की थी कि वी आर गोइंग टू डू अ ऑनलाइन सेशन ऑन मंडे 6 PM, जिसमें जो हमारे लीड स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली कहा, उन्होंने ये पूरा का पूरा सेशन कंडक्ट किया, जिसमें शुरू से APIs के बारे में बताया, जर्नली फंडामेंटल्स को कम और प्रैक्टिकल को ज़्यादा कर दिखाया, और एक फुल फ्लेज्ड असाइनमेंट जो मैंने दी थी वो मुकम्मल की। सो सबसे पहले तो एक मरतबा ताहा यहाँ पर खड़े हो जाएं, खड़े हो, और इनके लिए एक मरतबा ज़ोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। कल तकरीबन कोई 100 से 150 बंदे थे उस सेशन के अंदर बैठ से, और इन्होंने माशाल्लाह से बहुत ही बेहतर अंदाज से, लाइक एक ट्रू लीड स्टूडेंट के तौर पर वो पूरा का पूरा सेशन इन्होंने अकेले खुद कंडक्ट किया, तमाम तर चीज़ों को करवाया। और ये वाली जो असाइनमेंट है ये भी इन्होंने कल उसी सेशन के अंदर मुकम्मल करवाई थी। जो डिस्कॉर्ड के ऊपर एक्टिव हैं यकीनन उनको मालूम होगा। वैसे कल किस किस ने वो सेशन ज्वाइन किया था? माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर उस सेशन को ज्वाइन किया था, और यकीनन जिन्होंने अपनी असाइनमेंट मुकम्मल नहीं की होगी वो उस सेशन के ज़रिए ज़रूर मुकम्मल कर ली होगी। सो डैट साउंड्स अमेजिंग एज वेल। अच्छा जी, आज की क्लास का, और हाँ उससे पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने बहुत सारी क्यूरीज ली। रफली शुरू में जो लोग आते हैं ये फ़ायदा होता है ना उन लोगों का, यानी एक फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाती है इस तरफ से भी और उस तरफ से भी, कि भाई पता चल जाता है कि कौन पहले आ रहा है, कौन आगे बैठ रहा है, और कौन इन चीज़ों को कितना मुकम्मल कर रहा है। सो समझने को मिला, मुझे सीखने को मिला कि मेरी क्लास का करंट डेटा और मेरी क्लास का करंट जो है वो लेवल किस हद तक है। सो बहुत सारे लोगों ने यकीनन सच ही कहा होगा, अगर झूठ कहा है मेरे सवालों में तो इससे यकीनन आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि आपने 5 असाइनमेंट्स मुकम्मल की हैं, 6 मुकम्मल की हैं, 7, 8, 9, 10 जितनी भी असाइनमेंट मुकम्मल की हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी उस पर प्रैक्टिस है। और अगर आपकी उस टॉपिक पर प्रैक्टिस है
तो मैं आपको यहाँ पर स्टेज पर बुलाकर वो टॉपिक के बारे में पूछ भी सकता हूँ और कोड भी करवा सकता हूँ। कौन कौन इस बात से मुत्तफिक है? रेज़ योर हैंड्स। जी ठीक है, मिले तो मुझे बहुत सारे लोग थे, अब याद हो कि क्यों हाथ खड़े हुए हैं? दैट इज़ नॉट ग्रेट। खैर जो भी है, कोशिश करें कि आज के बाद जितनी भी मैं असाइनमेंट दूं उसको टाइम पर सबमिट करवा दें, और आज से पहले जितनी भी असाइनमेंट दी हैं इसी वीक के अंदर उसको मुकम्मल करवाएं। टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आपका दोस्त है, बडी के तौर पर उसको अपने साथ रखें। जैसा ऐसा होता है ना कि भाई हमारा कोई दोस्त होता है, कोई बहुत ही करीबी होता है जिसके साथ हम अपनी तमाम तरह चीज़ें शेयर करते हैं, या फिर एट्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कज़न एट्सेट्रा। आप उसकी हेल्प लें, और अगर वो इस फील्ड के अंदर है, इस सेक्टर के अंदर है, तो यकीनन आपको फिर काफ़ी फ़ायदा होने वाला है उससे। अगर ऐसा कोई आपका प्रोग्रामर दोस्त नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई ऐसा बंदा नहीं है, तो बना लेना यार। ये इतने सारे लड़के बैठे हुए हैं, आप आपस में दोस्तियाँ करें, इस तरफ में आप आपस में दोस्तियाँ कीजिएगा, बस लड़ाई ना करना, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। अच्छा जी, तो आपके पास 1 वीक का टाइम है। यू हैव 1 वीक टू कंप्लीट द असाइनमेंट्स। ठीक है, आपके पास 1 हफ्ता है। अगर आपने असाइनमेंट्स को मुकम्मल नहीं किया तो चैट जीपीटी की हेल्प लें, इट इज़ योर बडी, और यकीनन आपका काम हो जाएगा। अच्छा, जो लोग बातचीत कर रहे हैं ना यार, वो बराहे करम खामोश हो जाएं, क्योंकि वो थोड़ी सी वो चुलबुली सी आती है, मतलब एक आवाज़ सी आती है ना, उससे बहुत हेसिटेशन होती है, डिस्टर्बेंस भी होती है यकीनन। सो चलें, वैसे आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे, और अगर आज आप इसको समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो जिस मकसद के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उस मकसद को अचीव कर लेंगे। और वो अल्टीमेट मकसद क्या है? वो ये है कि भाई फाइनेंशियल फ्रीडम। ऐसे ही है ना कि आप अपने पाँवों पर खड़ा होना चाहते हैं, ख़ुद मुख्तार बनना चाहते हैं, तमाम तर चीज़ों को स्टेबल वे के अंदर लेकर आना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली आपको ये नहीं मालूम कि इन तमाम तर चीज़ों को कैसे किया जाए। ऐसे ही है ना। सो आज जनरली हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड देन फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। समझने की चीज़ है और सोचने की चीज़ है। अगर आप नहीं समझे तो यकीनन आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। देखें, इस क्लास के अंदर ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। इट मीन दो कि उनको अच्छे लेवल की टाइप स्क्रिप्ट आती है, अच्छे लेवल की नेक्स्ट आती है, बट वो कमा 1 रुपया भी नहीं रहे, कमा 1 रुपया भी नहीं रहे। लाइक यू डज नॉट नो, आपको ये नहीं मालूम हाउ टू convert the code into the business. This is the question. Like ये मेरा एक जनरल क्वेश्चन है आप सबसे कि आप जो भी कोड कर रहे हैं, पिछले कोई कितने अरसा हो गया है, हमारी ये GIIC की पहली क्लास 5 फरवरी को हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है 6 फरवरी को हुई थी, मुझे अच्छे से याद है। सो तब से लेकर आज तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 11वां महीना चल रहा है। रफली 10 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, इससे भी ज़्यादा। इस 10 महीने के अरसे में क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने कोई 1 रुपया भी कमाया हो? रेज योर हैंड्स दोज हु हैव अर्न अ सिंगल डॉलर विद द हेल्प ऑफ द थिंग विच वी हैव लर्न हेयर। तहा ने हाथ खड़ा किया माशाल्लाह से। एक और हैंड रेज हुआ है, एक और हुआ है जी, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, और मुझे हाथ नज़र नहीं आ रहे, आप खड़ा नहीं कर रहे। नहीं भाई, आपके पैसे नहीं लेंगे, हम पैसे नहीं लूँगा मैं आपसे। अगर आपने कमाया तो बहुत अच्छी बात है, बट अल्टीमेटली हम आज इस चीज़ को समझेंगे सबसे पहले कि भाई आपने इतनी कोडिंग की है। चलो कोई ऐसा भी होगा जिसने पैसा नहीं कमाया होगा, बट अल्टीमेटली कोडिंग तो की है ना, यानी पिछले कोई 8-10 महीनों से लगातार कोड तो कर रहे हैं ना, बट उसकी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं हो रही कि उसको पैसे में कैसे कन्वर्ट किया जाए। दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर किसी से भी पूछूँ व्हाट इज़ द मीन ऑफ मनी टू यू, पैसा आपके लिए क्या है, तो कोई यहाँ पर आकर जवाब देना चाहेगा या वहीं पर खड़ा होकर या खड़ी होकर? जी, क्वेश्चन इज हॉस्पिटल
What is the meaning हाँ of पाकिस्तान। ये भी नहीं पता, बाहर हो सकता है, बाहर भी। पैसा का क्या मतलब है? इसका काम क्या करता है, क्या है? कोडिंग। एवरीथिंग। बेसिक नीड। जी, व्हाट इज़ द मीन ऑफ मनी टू यू? ज़रा अपने जहन में सोचें तो सही, थोड़ा दिमाग तो चलाएं। थोड़ा दिमाग, अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जोर डालेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको घर की परेशानियां भी नज़र आ जाएंगी, आपको मामलात भी नज़र आ जाएंगे जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। यकीनन सबकी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है, स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान। तो ये जो पैसा है ये आपकी क्या जो है वो मतलब क्या मतलब क्या है इस पैसे का? व्हाट डज एक्चुअली मनी मीन्स? क्या है क्या ये? जी, स्टैब्लिशमेंट, सब कुछ। जी, इस तरफ से कोई बताए ना यार। जी, ड्रीम। वो चीज़ जो इंसान की ज़िंदगी में आसानी रहे। और कोई? 99.99 problems comes from money. I think you should do खैर छोड़ें आप। जी, और कोई? अच्छा, और इस तरफ से बेसिक नीड ऑफ लाइफ। अच्छा, ये अच्छा था, स्पेसिफिक और कॉन्साइज, बिल्कुल। जी, और कोई? पैसे का क्या मतलब है यार? आप सोचें ना, मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ $1000। आई विल गिव यू 1 मिनट, सोचें। बिजनेस स्टार्ट कर अच्छा, लेंगे। ये जो क्लास का टॉपिक है, ये क्लास के टॉपिक में ये तमाम तर चीज़ें हैं। मैं क्लास के टॉपिक से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहा। आज एक कॉन्सेप्ट और एक आपका माइंडसेट यहाँ से इंशाल्लाह बनकर जाएगा। अच्छा, ये बताएं, इफ़ आई गिव यू $1000, $1000 भाई, मिलियन कहाँ देंगे? लुटवा दो जी, मैं अगर आपको $1000 दूं तो आप इसका क्या करेंगे? छोटा सा बिजनेस खोल लेंगे। बिजनेस करेंगे? किसने बोला ये? अच्छा, और बताएं। एसेट्स बनाएंगे, ठीक है एसेट्स जी। के लिए बिजनेस इस क्वेश्चन का जवाब सोचें ज़रा, इस क्वेश्चन को कि आपको मैं $1000 दूं अपनी जेब से, तो फिर क्या करेंगे आप इसका? कपड़े लेंगे? स्किल गेम। अच्छा 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 अच्छा, क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, बहुत सारी ओपिनियंस आ रही हैं। मेकअप का सामान लेंगे आप? अच्छा, बिजनेस करेंगी? अच्छा, लेंगे का। अच्छा, और आप बताएं क्या करेंगे? मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे भाई। $1000 में आप क्या कर लेंगे? जी, टिकट ले पाओगे? कोडिंग वोडिंग छोड़ देंगे? अच्छा, कौन ऐसा है जिसको अगर मैं $1000 दूं तो वो कोडिंग वोडिंग छोड़ के कभी इस फील्ड में नहीं आएगा? बस छोड़ दें आप, अगली क्लास से नहीं आइएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। सर, ये कम इसने है। भी ये हैंड रेस किया था, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग। अच्छा रुकें, मैं इन तमाम तर क्वेश्चंस को ना मिला रहा हूँ, एक दूसरे के साथ मिला रहा हूँ, फिर आपको यकीनन समझ में आएगी कि बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। भाई देखें, मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी ना, तो एट द टाइम मुझे नहीं पता था, लाइक मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने करना क्या है। करने को तो क्या था, मुझे ये भी नहीं इल्म था कि बेसिकली मैं ये इंटरनेट क्यों चला रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ का इल्म नहीं था और मैं पैसा कमाना चाहता था। ख्वाब मेरे बड़े बड़े थे, ख्वाब मेरे लैंड क्रूज़र वाले थे, बट काम मेरे ना होने के बराबर थे। इट वॉज इन 2021। और बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को रिलेट करेंगे, ऐसे ही है ना? कौन है जो इस चीज़ को रिलेटेबल बनाता है? अच्छा, इस तरफ से ज़्यादा हैंड रेस खड़े हो रहे हैं भाई। ये कि पैसा वैसा नहीं चाहिए, या आपको ख्वाब वाब नहीं आते क्या? रोड पे चलते चलते, नमाज पढ़ते पढ़ते, घर में बैठे बैठे, गालियाँ सुनते सुनते, तो कुछ ना कुछ तो यकीनन आता होगा ना जहन में कि भाई पैसा कमाना है, ऐसे ही है ना? चलें, आपकी आज तमाम तर प्रॉब्लम्स का हम हल ढूंढते हैं और आपको एक मैं ऐसी टिप देने वाला हूँ, अगर आप समझ गए ना तो आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। सिर्फ एक टिप है, और मुझे कहाँ से पता चली है? पढ़ने से पता चली है। पढ़ने से कैसे पता चली है? अभी मैं तकरीबन कोई सुबह 8 बजे के लगभग निकला था नवाबशाह से, या 7:30 बजे के लगभग निकला हूँगा। सो मैं तब से ट्विटर चला रहा हूँ। मैं पिछले 4 घंटे से ट्विटर चला रहा हूँ और मैंने पता नहीं कितनी हज़ारों पोस्ट रास्ते में पढ़ ली हैं। पढ़ते पढ़ते किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, हर बंदे की बात का लब्बे लुबाब मैं आपके सामने पेश करूँगा ताकि आपको वो 1000 पोस्ट ना पढ़नी पड़े। बट मेरा वो एक शौक़ है, मुझे मज़ा आता है ट्विटर को चलाने में।
और उस मज़े से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ और सीखने के बाद फिर अल्टीमेटली पैसा कमाता हूँ। खैर जो भी है, सबसे पहली चीज़ जो सीखने की है, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है, ये मैं अपनी आज की पढ़ी हुई बातों का कंक्लूजन दे रहा हूँ किसी हद तक, ठीक है। देख लो ना, जल्दी जल्दी लैपटॉप बंद करके इसको देख लो। लिखो लिखो। जल्दी जल्दी लिखना, कल नीचे कर देंगे। लर्न स्टेप बाय स्टेप। जी, पहली चीज़ जो आज मुझे सीखने को और समझने को मिली ना, टू बी वेरी वेरी हॉनेस्ट विथ यू। देखें, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं और बजात में ख़ुद भी उन्हीं लोगों में शुमार हूँ कि पैसा कमाने के बाद कभी भी आपकी जो जहनी ख्वाहिश है ना कि भाई मैं गाड़ी ले लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ये तमाम तरह चीज़ें नहीं होती। व्हेन यू हैव द मनी, जब पैसा आपके पास होगा ना, तब आपको यही नहीं पता होगा कि बेसिकली मुझे करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एक सवाल पूछा यहाँ पर, ये छोटा सा सवाल था मेरा कि अगर मैं आपको $1000 दूँ तो आप करेंगे क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। किसी ने सोचा होगा कि भाई मैं गाड़ी ले लूँगा, किसी ने सोचा होगा बाइक, मतलब कार वार तो नहीं आएगी, और किसी ने सोचा होगा कि मैं घर पर दे दूँगा, कर्जा उतार दूँगा, एटसेट्रा। ऐसे 100 मामलात हो सकते हैं, यकीनन होंगे। सो क्या किसी ने ये सोचा है कि क्या मैं उस $1000 से अपने आप की स्किल्स को, यानी अपनी ज़ाती स्किल्स को किस तरीके से ग्रो करूँगा? ठीक है, एक है सबूर, इन्होंने हाथ उठाया है, इस तरफ से किसी ने हाथ उठाया है, ठीक है। आप में से किस किस ने ये सोचा था कि आई विल इन्वेस्ट इन ऑन एजुकेशन? किसने सोचा था कि मैं इस $1000 को अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करूँगा? ठीक है। अच्छा, आप देखें, ज़्यादा हार्ड नहीं खड़ा करें तो इट वुड बी गुड। अगर करेंगे तो फिर यकीनन मैं समझ जाऊँगा कि वो झूठ था। खैर, अच्छा जी, तो पहली चीज़ जिसको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि भाई आपने पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपके पास पैसा आ भी जाए ना, तो पहला काम आपका यही होना चाहिए कि भाई मैं पढ़ता रहूँगा। लाइक मैंने इस चीज़ को खुद अपनी लाइफ से एब्जॉर्ब किया है कि मेरे पास पैसा भी आया ना, आने के बाद जो मेरा माइंडसेट था ना वो बहुत तब्दील हो गया था। लाइक आई वॉज थॉटिंग कि यार मुझे अब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मुझे सेविंग करनी चाहिए। मेरा जो है वो पढ़ाई के ऊपर से दिल उठ गया था। लाइक जब मैंने पैसे को अपने हाथ में देखा ना, एक अच्छी अमाउंट को अपने हाथ में देखा, तो आई वॉज थॉटिंग कि अब से मुझे कुछ नहीं करना, सब कुछ हो चुका है लाइफ के अंदर ना। सो एट दैट टाइम आई रियलाइज़ कि यार ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। पढ़ने का जो अमल है ना, यानी ये जो सीखने का अमल है, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये कभी भी नहीं ख़त्म होगा। लाइक मैं आज से 2022 की आपको बात बताता हूँ, तो तब भी मैं ट्विटर को उतना ही चलाता था जितना मैं ट्विटर को आज चलाता हूँ। क्यों चलाता हूँ? क्योंकि वो पढ़ने का शौक़ पैदा हो गया है, और ये शौक़ ही है जो आपको पैसा कमा कर देगा, ठीक है। और आपको मैं चंद एक स्टोरीज़ भी बताऊंगा जो 100% रियल हैं, और उससे मैंने पैसा किस तरीके से कमाया अगले स्टेप्स के अंदर। सो दूसरी चीज़, पहली चीज़ कि भाई आपने जो है वो पढ़ना है, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, यानी आपने जो है वो बिल्कुल शुरुआत से चीज़ों को लेकर चलना है। मौलाना तारिक मसूद को मुफ्ती सॉरी मौलाना नहीं है, मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात किसने सुने शादी के अलावा? अच्छा, शादी के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने सुने हुए। अच्छा जी, तो वो जो है वो अपने एक बयान में कह रहे थे, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि यार आप ना, कोई दुबला सा कोई बंदा आया उनके पास ना, अब उसने पूछा कि मैं ना अपनी बॉडी को गेन करना चाहता हूँ, बट मुझे ये नहीं पता कि मैं कैसे करूँ।
तो उन्होंने बोला कि आप ना पहले दिन सिक्का उठाओ 1 रुपये का, दूसरे दिन 5 रुपये का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला एक पत्थर उठाओ, पत्थर उठाने के बाद उन्होंने बोला कि भाई किसी और भारी चीज़ को उठाओ, उठाने के बाद फिर आप क्या करो कि 2-4 पुशअप मारो, 2 से ज़्यादा नहीं, अगले दिन फिर 4 मार लो। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या करो, आपकी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो होती जाएंगी। तो इस चीज़ को मैंने रिलेटेबल बनाया, किससे, पढ़ाई से, कि भाई आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, किसी भी सेक्टर के अंदर हो ना, बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करो, कहीं दुनिया नहीं जाने वाली। मैं कह रहा हूँ कि पैसा अल्टीमेट रहेगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि भाई 2028 के अंदर रोबोट आ जाएंगे, वो आपकी गली में चल रहे होंगे और आपको मार कर घर पे भगा देंगे, बोलेंगे नहीं भाई बस अब तमाम तर चीज़ें हम ये खुद करेंगे। ऐसा इम्पॉसिबल है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आप लेकर चलेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि थिंक व्हाट यू वांट। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोचना। देखें, आइदर आप बिजनेस करें, आइदर आप प्रोग्रामिंग करें, आइदर आप अपना स्टार्टअप बनाएं, आइदर कुछ भी करें, एनीथिंग एल्स, अगर आप में सोचने की सलाहियत नहीं है ना, आप इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते चीज़ों को कि भाई इस चीज़ से मेरा अल्टीमेट फ़ायदा क्या होगा या इससे मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ, तो यकीनन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसे लड़कों को जानता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एक बंदा है ट्विटर के ऊपर, मैं उसको 1 साल से पिछले फॉलो कर रहा हूँ और मैं उसकी पूरी स्टोरी जानता हूँ। उसकी उस बंदे की अभी बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। पर मंथ वो $40,000 कमाता है। पर मंथ कितने कमाता है? $40,000 कमाता है। और एक भी लाइन ऑफ कोड उसने नहीं लिखा आज तक, एक भी लाइन ऑफ कोड उसने नहीं लिखा, ना कोई इन्वेस्टमेंट की, ना किसी और चीज़ के अंदर घुसा। इतने अपने माइंड का इस्तेमाल किया उसने कि पर मंथ वो इजीली वो $40,000 कमा रहा होता है। और सिर्फ उसका एक ही चीज़ होती है, उसकी जितने भी ट्वीट्स में पढ़ रहा होता हूँ या समझ रहा होता हूँ, उसमें एक ही बात होती है, वो होती है कि भाई थिंकिंग, आपकी थिंकिंग कैसी है, थिंकिंग लेवल आपका कितना अच्छा है। आप कुछ भी कर लें, अगर आप में इंटरप्रिटेट करने की पावर नहीं है, यानी आपको ये नहीं पता कि मैंने जो कुछ भी कोड किया है या फिर जो कुछ भी मैं कोड कर रहा हूँ, इससे अल्टीमेट मुझे क्या फ़ायदा होगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को करने का एक ही बेहतर तरीक़ेकार है, और वो सोचना। अब आप 2 चीज़ें सोच सकते हैं, या तो आप घर की टेंशनें सोच सकते हैं, या आप ये सोच सकते हैं कि भाई मैंने अपनी लाइफ में कुछ करना है। और उसका कुछ करने के लिए आपको यकीनन, आप अगर सॉफ्टवेयर वाली साइट पर हैं तो एप्लीकेशंस बनानी है, तो फिर आपका दिमाग चलना चाहिए कि भाई एप्लीकेशन किस किस तरीके की बन सकती है और अल्टीमेटली इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। ये हो गई दूसरी चीज़, ठीक है। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। किसमें? आपके पास पैसा वैसा आ जाता है, ठीक है, आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करना था वो आप अब करने की सलाहियत रखते हैं। अब उस पैसे का बेसिकली आप इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। देखें, आपको ये मिथ समझ में आ गई ना, आपको ह्यूमन की साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया के अंदर हम जो इंटरनेट चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये सिर्फ साइकोलॉजी है। यानी आपने अगर थोड़ा सा भी साइकोलॉजी को पढ़ा हुआ है ना, तो आप समझ जाएंगे कि भाई मुझे किससे कैसे बात करनी है, किससे कैसे काम निकलवाना है, और किससे किस तरीके से मुझे अपने आप के लिए फ़ायदा लेना है। तो साइकोलॉजी है ह्यूमन की कि भाई जब भी उसके पास पैसा आता है ना, या कोई भी चीज़ आती है, तो वो एक चीज़ सोच रहा होता है। वो क्या सोचता है कि भाई मैं क्या करूँगा, कोई बताना चाहेगा? इन्वेस्ट करूँगा, क्या करूँगा? एंजॉय करूँगा। अच्छा, एंजॉय किसने बोला था ये? अच्छा ठीक है, भाई एंजॉयमेंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कहने का मेरा मकसद ये है कि सेविंग और इन्वेस्टिंग से मेरा मुराद यहाँ पर ये है कि भाई अगर आपके पास कुछ है ज़िंदगी में, पड़ा हुआ है, कुछ है या नहीं है, तो उसको सेव करना और इन्वेस्ट करने से आपका अपना ही भला होगा। तो ये 3 चीज़ें आज मैंने अपने पूरे सफ़र के अंदर सीखी।
ठीक है, इससे यकीनन आपको भी कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। अगर नहीं मिली होगी तो फिर अब मिल जाएगी, जिस बात को मैं करने वाला हूँ। आज तक आपने कोई, अच्छा ऐसा कौन है जिसने 1000 लाइन्स ऑफ कोड से ज़्यादा कोड किया है? 1000 लाइन्स ऑफ कोड को अपने हाथों से कोड किया है जी? हाँ हाँ, पहली क्लास से अब तक कभी भी किया है ना? 1000 लाइन्स ऑफ कोड तो किया ही होगा यार। 500 तक तो किया है अगर आपने 1000 लाइन्स ऑफ कोड भी नहीं लिखा सर, तो फिर आपने 500 क्या तक किया? है, कुछ भी नहीं 500 किया, ठीक है। और अगर कुछ नहीं किया तो फिर आप यकीनन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक मैं सोच रहा हूं आपको ले जाने का। अच्छा, ये मेरा काम है कि मैं आपको लेकर जाऊं, क्योंकि अगर मैंने कुछ सीख लिया है या मैंने थोड़ा बहुत कुछ कर लिया है तो फिर मैं आपको वो ट्रिक्स, वो टिप्स बताऊं जिसके ज़रिए तमाम तर चीज़ें की जाती हैं। ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। एक्सपीरियंस कब आता है? जब आपको धक्के लगते हैं। धक्के कब लगते हैं? जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और हज़ारों मीटिंग्स अटेंड करते हैं और पता नहीं क्या से क्या, फिर आपको सीखने को और समझने को मिलता है कि बेसिकली ये चीज़ें वर्क किस तरीके से कर रही होती हैं बिहाइंड द सीन। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आपने 1000 लाइन्स ऑफ कोड किया है ना, तो 1000 लाइन लिखना एक दिन में कोई मुश्किल बात नहीं है। कहाँ ऐसे ही है ना, यानी हम एक दिन के अंदर लिख सकते हैं ना। और ऐसे ही है ना सुमैया, इन तमाम तर चीज़ों को ऐसे लिखा जा सकता है। ये हमारे यहाँ पर लीड स्टूडेंट्स हैं और तीसरी भी हैं, एक क्या नाम था उनका, बानो, नायाब बानो, नायाब बानो हैं आज यहाँ पर। ऐसे ही है ना नायाब बानो। इन तमाम तर चीज़ों को आपने किया होगा, 1000 लाइन्स ऑफ कोड को भी लिखा होगा यकीनन, तभी आप यहाँ पर मौजूद हैं एज ए लीड स्टूडेंट्स। खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि भाई आपने ना छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। ये बात समझ लें कि मिसाल के तौर पर ना आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम करते करते ना आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आई, ठीक है। अब आपने उस प्रॉब्लम को ना ऑटोमेट करना है, ठीक है। ऑटोमेट करने के लिए आपने कोड करना है, और अगर आपने उस स्पेसिफिक चीज़ को ऑटोमेट कर लिया तो फिर आपको एक दूसरी स्किल आनी चाहिए, वो है मार्केटिंग की स्किल। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा कोडिंग के अंदर गुड है, हो तो नहीं सकता कि वो मार्केटिंग के अंदर भी गुड हो। यानी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात से रिलेट करते हैं कि भाई हमने बहुत सारा कोड किया है बट हम उसकी मार्केटिंग बिल्कुल नहीं कर पाते। यानी हमें पता ही नहीं है कि हमें लिंक्डइन पर पोस्ट क्या करना है, हमें ट्विटर पर पोस्ट क्या करना है, हमें किसको क्या मैसेज देना है, बिल्कुल भी किसी चीज़ का इल्म नहीं है, ठीक है। तो मार्केटिंग की स्किल जिसके पास है ना, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर वो उसके पास कोडिंग के स्किल्स भी नहीं है तो भी वो 30-40 हज़ार डॉलर के लगभग कमा लेते हैं। अच्छा, ये जिस बंदे की बात बता रहे थे कि फ्रांस का बंदा था, ये जिसने तो कोई 30-40-50 हज़ार डॉलर वो कमा रहे हैं विदाउट कोडिंग का सिंगल लाइन ऑफ कोड। अच्छा, मैं अब आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। आज से 4 महीने पुरानी बात है, इट वाज जुलाई और समथिंग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे एक टास्क मिला, एक प्रोजेक्ट मिला करने के लिए ना। एक अच्छी अमाउंट थी उस प्रोजेक्ट की, बहुत अच्छी अमाउंट थी उस प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो उसमें सीन क्या था, आप यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ 200 लाइन्स का कोड लिखा। मैंने 200 लाइन्स कुछ भी नहीं होती, एक छोटा सा प्रोजेक्ट होता है। हमने जो ये बुक्स वाली एप्लीकेशन बनाई है कल, या जो आपको असाइनमेंट दी थी, इसमें भी रफली कोई इतनी ही लाइन्स ऑफ कोड होंगी स्पेसिफिक। तो वो उस 200 लाइन्स ऑफ कोड ने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ एक वो छोटे से प्रोजेक्ट में, सिर्फ एक वो छोटे से आइडिया ने जो मेरे दिमाग में बचा था आकर कि यार मुझे इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहिए, मैंने पता नहीं कितने इंटरनेशनल क्लाइंट से बातचीत करी। उसके बाद सीखने को इतना कुछ मिला कि अनइमेजिनेबल और अनथिंकेबल। सिर्फ 200 लाइनों का कोड था। कितनी लाइनों का कोड था? 200 लाइनों का कोड था, और एक छोटी सी चीज़ को वो ऑटोमेट कर रहा था। खैर, वो प्राइवेट प्रोजेक्ट था, मैं बताऊँगा दुनिया आपको। बट कहने का मकसद ये कि अगर आपका दिमाग चलता है ना, तो आप छोटे छोटे कोड्स को लिखकर भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ आपका दिमाग चलना चाहिए कि भाई किस तरीके से इस कोड को हम बिज़नेस में कन्वर्ट करेंगे। यानी ये जो मेरा क्वेश्चन था आज का, ये रहा ऊपर जो लिखा हुआ है कि हाउ टू कन्वर्ट द कोड इनटू द बिज़नेस। जो भी आप कोड कर रहे हैं, इसको बिज़नेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक ही चीज़ है जिसको करने की ज़रूरत है, वो ये है कि भाई अपना दिमाग चलाना। दिमाग आपका तब चलेगा जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, आपका दिमाग चलता जाएगा कि भाई मुझे ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तमाम तर चीज़ें हो जाएंगी।
और टू बी वेरी हॉनेस्ट विथ यू, कोडिंग प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इवन एआई के बाद तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 90% लोग या 99% लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हो। ऐसे हैं कौन चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता है? ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, रफली 90% लोग ऐसे हैं जो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं तमाम तर चीज़ों को करने के लिए। आई अप्रिशिएट यू वेरी वेल, मैं आपकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि आप बेवकूफ़ाना काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? आप एक एआई असिस्टेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, आपका टाइम बचे, और टाइम बचने के साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मुकम्मल करें। सो कहने का मेरा मकसद ये है कि टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी से हेल्प लें या किसी और एआई असिस्टेंट से हेल्प लें, और अल्टीमेटली जितना हो सके छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएं और उसके जो है वो बिज़नेस आइडियाज़ क्रिएट करें कि उस छोटे से प्रोग्राम के ज़रिए मैं पैसा कैसे कमाऊँगा। ठीक है, तो दैट इज़ अ थिंग विच यू हैव टू डू घर जाकर। ठीक है, और आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है जी, क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर? API राउट्स इन Next.js। सबसे पहले तो सर से थोड़ी बातचीत कर लें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जो सर ने इतनी सारी बातें बताई कि कोड को कैसे बिज़नेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, मैं कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आजकल ना जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो घबराते हैं इस चीज़ से कि यार मैं कैसे किसी दूसरे बंदे को बताऊँ कि मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ या मैं डेवलपमेंट करता हूँ और मैं एक बेसिक लेवल पे हूँ या छोटा सा काम करता हूँ। लोग घबराते हैं इस चीज़ से ना। तो एक जनरल बात है, अब जब आप कहीं भी आजकल ये हो रहा है, कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं आप, तो वो लोग ना अब CV से ज़्यादा आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल को प्रेफर कर रहे हैं। वो कहते हैं लिंक्डइन की प्रोफाइल भेजें अपनी आप। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि यार कोई चेक तो करता नहीं है, क्या करेंगे अपलोड करके लिंक्डइन पे हम लोग। तो भाई चेक करते हैं, हर कोई चेक करता है। कंपनीज़ जो लिंक्डइन की प्रोफाइल्स प्रेफर करती हैं वो इसीलिए करती हैं कि वो चेक करते हैं कि भाई इस जो भी हमारा कैंडिडेट है इसकी जर्नी क्या है, ये क्या करता है, कब से कर रहा है, ये अपलोडिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, एक्टिव है कि नहीं है, इसने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये बात मेंशन करते हैं कि आप लोग पोस्ट करें ताकि कल को कोई क्लाइंट आता है या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती है तो आप लोग के पास लिंक्डइन पे आपका पोर्टफोलियो रेडी हो पहले से। आपको CV की इतनी ज़्यादा नीड ना पड़े कि यार मेरे पास तो प्रोजेक्ट रेडी नहीं है और मैं शोकेस कैसे करूँगा। तो लिंक्डइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपनी स्किल्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करने के लिए। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ लोग प्रेफर करते हैं वो होती है आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट। आपने देखा होगा हमारे सर अशारिफ की पर्सनल वेबसाइट रेडी है, मेरी भी अपनी पर्सनल वेबसाइट रेडी है, जहाँ पे हम अपना पोर्टफोलियो शोकेस करते हैं, जहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं और हम किस स्टैक पे काम कर रहे हैं, क्या हमारी एक्सपर्टीज़ है, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप अपने शोकेस करें अपनी पोर्टफोलियो को, अपने प्रोजेक्ट्स को, ताकि क्लाइंट्स को और जो भी आपके जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसको फिर आपको बुला के चेक ना करना पड़ेगा आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपको काम आता है या नहीं आता। वो जस्ट आपकी प्रोफाइल पे जाएं, लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएं या आपकी जो पर्सनल वेबसाइट है उस पर जाएं, वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएं। अब जैसे इन्होंने अपनी वेबसाइट खोली हुई है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ मेंशन की हुई है, अपना नाम, अपने सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के लिंक से मेंशन किए हुए हैं, वर्क एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है, अबाउट अस मेंशन किया हुआ है। तो अब एक बंदा अगर बोलता है कि यार मुझे लेट सपोज मुझे एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, तो अब एक तो तरीका ये ना आप उसको CV भेजें। अब CV में क्या होता है, छोटा 2-3 आप वर्क एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हैं और 2-3 प्रोजेक्ट्स आपने ऐड कर दिए। अब वेबसाइट में क्या होता है, ओवरऑल एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें मिल सकती हैं एक ही बंदे की। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपनी एक पर्सनल वेबसाइट रेडी करें। अब तो सबको ही आती है फ्रंट एंड, यहाँ पे तकरीबन सबको आ गई होगी UI डेवलप करना, टेलमेंट सीख लिया आपने, शेड सीन आपको आती है, Next.js आपको आती है, तो आप कौन सा मुश्किल है, बस थोड़ा सा टाइम निकालें और प्रोजेक्ट्स बनाएं, उनको अपनी वेबसाइट पे लिंक्डइन पे लाजमी अपलोड करें ताकि कल को आपके पास शोकेस करने के लिए बहुत कुछ हो। और दूसरी बात ये कि आप कहीं भी अगर जा रहे हैं ना तो आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में सबको पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास डेवलपर बैठा हुआ है। लेट सपोज एक बंदा है अब्दुल्ला, तो सबको पता होना चाहिए कि यार वेबसाइट बनवानी है, हाँ यार अब्दुल्ला से कॉन्टैक्ट करो। पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरे ये इससे कहते हैं मतलब नॉर्मली यही होता है, मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि यार डेवलपर चाहिए, तो बस वो उसने दोस्तों को बताया था कि यार एक डेवलपर हमारे पास बैठा हुआ है अहमद रज़ा, उससे कांटेक्ट करो। बस उस सबको पता है कि यार इस मसले का हल उसके पास मिल जाएगा। तो उनको पता कैसे चला, मतलब मैंने खुद उनको बताया कि यार मैं ये काम करता हूँ। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है,
लोगों को शर्म आती है कि मैं कैसे बताऊं किसी को, अजीब सा लगता है। भाई बिजनेस कर रहे हो आप यार, आपने मेहनत की है, आपको एक चीज़ आती है, आपके पास स्किल है, तो आप उसको शोकेस करें और एक खुशी से बताएं कि मैं ये काम करता हूँ। ताली बजा दो। मैंने प्रोजेक्ट बनाया यार, कैसे रखना, क्या इसको नीचे बना के रखना। लेकिन सर ने कितना प्यारा कंक्लूजन दिया है, कितना प्यारा कंक्लूजन दिया है तमाम तर चीज़ों का। तो देखिए ये मेरी है लिंक्डइन की प्रोफाइल, ठीक है, और सर की भी यहीं पर ही है, ये रही। और कंपनियों को अब देखें सर माशाल्लाह से अंग्रेज़ों से मिल रहे हैं और रशियंस से मिल रहे हैं, जंग की तैयारी कर रहे हैं, मजाक कर रहा हूँ। सो खैर जो भी है, आप सर को भी यहाँ पर फॉलोअप कर लें, मुझे भी फॉलोअप कर लें, और हमारी जो फैकल्टी है उनकी भी प्रोफाइल्स आपको डिस्कॉर्ड पर इंशाल्लाह मिल जाएंगी। सो वहाँ पर जाकर हम सबके साथ इंटरेक्शन किया करें। लाइक आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, किसी भी किस्म का काम किया है, आप सिर्फ इंटरेक्शन किया करें, आपके तमाम तर काम इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। कैसे हल होंगे? क्योंकि आपकी प्रोफाइल बनती रहेगी, प्रोफाइल बन गई तो इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। तो खैर आज की हमारी क्लास का टॉपिक है Next.js API राउट्स। किस किस ने Next.js API राउट्स को डेप्थ में कवर अप किया है जी? किस किस को ये आता है? लाइक व्हाट एग्जैक्टली API राउट्स आर इन Next.js जी? राउट्स बनाना आते हैं सिर्फ, बाकी ये नहीं पता कि लाइक होते क्या हैं, ये नहीं पता तो फिर बनाना कैसे आते हैं, ये तो बड़ा मसला है। अच्छा इस तरफ से यार कोई हाथ वाथ नहीं खड़ा कर यहाँ पर आएगा। हसनैन या हसन आरजे भाई हमारे ये सीनियर स्टूडेंट है हसन आरजे, माशाल्लाह से इन्होंने तमाम तरह असाइनमेंट्स को मुकम्मल किया है। हसन यहाँ पर आकर ज़रा बताना कि ये Next.js में API राउट्स होते क्या हैं, ताकि वो लोग जो नहीं आए थे उनकी रिवीजन हो जाए और फिर हम आगे तमाम तर चीज़ों को कंटिन्यू करें विद द हेल्प ऑफ बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हसन। और API राउट्स आप लोगों ने हर जगह पे जो है ना APIs तो यूज़ की होंगी ना, अभी हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उनमें। तो मतलब जैसे अगर हम किसी वेबसाइट की API यूज़ करते हैं, जैसे कि रेसिपीज़ वाली वेबसाइट की APIs, तो हम जब वहाँ पे कोई रिक्वेस्ट वगैरह भेजते हैं तो वो कहाँ जाती है? रिक्वेस्ट उनके सर्वर में जाती है ना। तो सर्वर में उन्होंने API राउट्स बनाए हुए होते हैं जो APIs को हैंडल करते हैं। मतलब रिक्वेस्ट क्या आएगी, उसको क्या करके क्या भेजना है, उसको रिस्पॉन्स में क्या देना है, वो API राउट्स का काम होता है सारा। ये होते हैं API राउट्स। माशाल्लाह से इन्होंने बिल्कुल सही बताया। अरीबा यहाँ पर हैं, अरीबा इरफान नहीं आई क्या आज? आई तो थी, आएंगी यहाँ पर। और इसके अलावा किन्जा, मैंने लीड सीनियर स्टूडेंट वाले ग्रुप में ऐड किया था। किन्जा और एक और लड़की थी जिनका इंटरव्यू भी लिया था लास्ट क्लास में जी। आ जाएं अरीबा, आप आ जाएं और आप भी आ जाएं। राउट्स सिंपली ये होते हैं जिसके अंदर हम अपने पाथ को क्लियर करें। तो API राउट्स हमारे API के जो राउट्स होते हैं ना उसको डिस्क्राइब करते हैं, जिसके अंदर हम API लिखते हैं। इसके कोई भी API हो गया, हमने बुक बनाई थी लास्ट वीक के अंदर, तो उसके अंदर हमने ID, टाइटल, ऑथर दिया था, जिसमें हमने अपने वेबसाइट में बताया था कि यहाँ पे हम अपनी API के राउट्स को बना रहे हैं। जी नायाब मानो, आ जाएं।
मुश्तबा आए हैं आज, मुश्तबा, और एक और भी हैं हमारे पास लीड स्टूडेंट, आखिर में बैठे हुए थे, पता नहीं उनका क्या नाम था। क्या नाम है उनका? जिनको हमने अभी रिसेंटली ऐड किया था, असद नाम था या पता नहीं क्या नाम था। मोमिन, मोमिन जी, मोमिन आए हैं आज? नहीं आए। अच्छा, एक चीज़ कि आज जो है वो मैंने चंद एक इस तरफ से भी सीनियर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है और इस तरफ से भी सीनियर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। तो सीनियर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग जिन्होंने तमाम तरह असाइनमेंट्स को मुकम्मल किया है अपने रोल नंबर के साथ आएंगे। मैं क्लास के अंदर छोटी सी ब्रेक दूंगा, लाइक 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद या समथिंग लाइक सो। तो वो लोग आएंगे, ठीक है, जिन्होंने तमाम तरह असाइनमेंट्स को मुकम्मल किया है, लड़के हो या लड़कियां हो। एक भी असाइनमेंट जिसने ना छोड़ी हो और फॉर्म भी उसका साथ साथ सबमिट किया हो, ठीक है। तो रोल नंबर के साथ आएंगे। रोल नंबर मेरे पास है, पहले मैं एक मरतबा चेक करूँगा कि भाई इन्होंने तमाम तरह असाइनमेंट्स को मुकम्मल किया है या नहीं किया, एंड देन उसके फ़ौरन बाद में क्या करूँगा, आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 सवाल जवाब पूछूँगा अपने लीड स्टूडेंट्स के साथ, और फिर इंशाल्लाह आपको सीनियर स्टूडेंट का ओहदा मिल जाएगा। और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। API राउट्स हमारे पास एक पाथ होता है API, और हमारे पास जो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के दौरान जो पाथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, API राउट्स कहते हैं। यानी हम इसके थ्रू अपना जो क्लाइंट साइड का जो भी डेटा होता है उसे पाथ यानी एक रास्ते के थ्रू API के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने सर्वर साइड से रिक्वेस्ट लेकर अपने क्लाइंट्स को शो करवाते हैं। अच्छा जी, आ जाए अहमद भाई, आ जाए। अच्छा, जिन्होंने असाइनमेंट्स को मुकम्मल किया हुआ है सारी की सारी क्लास की, वो मैं बुलाऊंगा फिर उनको, तो फिर इंशाल्लाह वो आ जाइएगा। फिर मैं चंद एक क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछूंगा, देखूं तो सही कि आपने असाइनमेंट्स को मुकम्मल किया है, आपको कुछ आता भी है या नहीं आता। फिर इंशाल्लाह आपको फिर सोचेंगे सीनियर स्टूडेंट्स बनाने के लिए। बाकी ये है कि ये अरीबा इरफान और हसन आरजे, ये दोनों माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा भी मैंने शायद 1-2 लड़कियों को और सिलेक्ट किया था, और शायद 1-2 लड़कों को भी सिलेक्ट किया था। इनकी चंद एक क्यूरीज रहती हैं, उनको भी रिजॉल्व कर इंशाल्लाह मैं उनको भी सीनियर स्टूडेंट बना दूँगा अल्टीमेटली। बट कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर कुछ करना है तो आगे बढ़ना है। जिम कौन कौन करता है लड़कों में से? एक कोट तो आपने सुना होगा, नो पेन नो गेन। अगर दर्द नहीं होगा तो फिर बॉडी भी नहीं बनेगी, ऐसे ही है ना भाई? अच्छा, इस तरफ से भी कोई जिम करता है? यकीनन करते होंगे बहुत सारे, अच्छी बात है। अच्छा, APIs के बारे में सबको क्लियर होगी APIs क्या होती हैं? बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में सर हमजा ने बताया था APIs के बारे में। अच्छा, APIs कितने टाइप्स की होती नॉर्मली, या कितने मेथड्स यूज़ करते हैं APIs में हम लोग? 4। कौन कौन से? सबको क्लियर है टॉपिक? और उसकी एग्जांपल भी बताई थी अपने गेट में क्या करते हैं हम लोग? डेटा हासिल करते हैं। सही है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ आपको।
जो नॉर्मली एज ए मीम भी चल रही है काफ़ी, जो रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल है, हर जगह आपको वही एग्जांपल मिलेगी, ठीक है। अब उससे मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ कि API का मतलब तो वही होता है सिंपल, हमारे जो बीच में वेटर होते हैं जो सर्वर और क्लाइंट के बीच में, या ये कह लें कि कस्टमर और जो पीछे जो खाना बना रहे कुक्स हैं उनके बीच में कॉन्टैक्ट होता है आपस में API से, एक तरह से ही समझ लें। अब गेट में क्या होता है कि गेट में वेटर जो है वो खाना लेके आ रहा है हमारे पास, मतलब डेटा वो पीछे से लेके आ रहा है हमारे पास कस्टमर के पास, ये हो गया गेट, सिंपल एक जो एग्जांपल है। पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में हम डेटा भेज रहे हैं, मतलब कि हम वेटर के थ्रू कोई हमने पेमेंट भेज दी या कोई ऑर्डर भेज दिया, वो आ जाएगा हमारा पोस्ट के अंदर। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है पुट की API, जो कि बेसिकली एक तरह से अपडेट की API कहलाती है। अब उसमें क्या होता है, उसमें हम डेटा अपडेट करते हैं, लाइक हमने उसको वेटर को बोल दिया कि यार इस चीज़ की जगह पे आप ये लेके आ जाओ, या इसमें ये एडिशन कर दो, अपडेट कर दो किसी तरीके से। और डिलीट का तो सबको पता है, डिलीट कर देना। डिलीट की तो बहुत सारी वो मीम्स भी चल रही होती है, अक्सर देखी होगी आपने, जो जूनियर डेवलपर्स करते हैं, डिलीट की क्यूरी चलाते हैं और इफ़ की कंडीशन लिखना भूल जाते हैं, और जहाँ उनको सिर्फ एक टेबल डिलीट करना हो तो वो पूरे सारे टेबल उड़ा देते हैं, तो उसको भी अगले दिन फायर कर देते हैं कंपनी वाले। तो एक बहुत ही कॉमन मीम चलती है, आपको मिल जाएगी आराम से ये। तो बस आज हम उन्हीं APIs को डिटेल में कवर करेंगे ताकि आप लोग का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए उसका। अच्छा जी, देखिए आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो पिछली क्लास से सिमिलर होगा, पर इसको हम थोड़े डिफरेंट वे के अंदर और थोड़े से आसान तरीके से कवर अप करेंगे। देखिए एवरीथिंग इज़ डेटा, हमने शायद मैंने कहीं पहले लिखा भी था अपनी क्लास के अंदर कि एवरीथिंग इज़, कि सब कुछ डेटा है। क्या है, आप कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं, टेक्स्ट से, ठीक है, और फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, साउंड या साउंड कह सकते हैं हम, साउंड की शक्ल में। अच्छा, इस तरीके से ना हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा है, ठीक है। अब आपको पहले दिन से ही पता है कि जब भी आप किसी किस्म की एप्लीकेशन बनाएंगे ना, आपको उसमें कुछ ना कुछ तो दिखाना होगा ना भाई। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जांपल हमने यहाँ पर ली थी, ये रही मेरी वेबसाइट। अब मेरी वेबसाइट के अंदर आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है ना, यानी नाम, काम और एक्सपीरियंस, ये तमाम तर चीज़ें लिखी हुई हैं। ये हो गया हमारा डेटा, ये क्या हो गया हमारा डेटा। पर ये जो डेटा है ना, ये डेटा है स्टैटिक डेटा से मुराद है कि ये डेटा एक ही जगह पर मौजूद है, एक ही जगह पर मौजूद है, मतलब मैं इसको डायनेमिकली अपडेट नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर डायनेमिक डेटा की मिसाल हो सकती है कि फेसबुक के ऊपर जब भी आप पोस्ट को स्क्रॉल करते रहते हैं तो आपको नई नई पिक्चर्स नज़र आ रही होती हैं, ठीक है, वो होता है हमारा डायनेमिक डेटा। यानी एनीथिंग दैट इज़ चेंजिंग ऑन रन टाइम, यानी हर वो चीज़ जो कि आपकी एप्लीकेशन को तब्दील कर रही है, यानी उसके इंटरफेस को तब्दील कर रही है, या कह सकते हैं कि उसके स्ट्रक्चर को तब्दील कर रही है, उसमें किसी चीज़ की एडिशन कर रही है, तो वो डायनेमिक कंटेंट होता है या फिर डायनेमिक डेटा की मिसाल होती है। मेरी जो ये वेबसाइट है, ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है, इसके ऊपर कुछ डायनेमिक नहीं है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, आपने मेरी पूरी वेबसाइट देखी होगी, एक्सप्लोर भी किया होगा, मेरी इस वेबसाइट के अंदर वो क्या चीज़ है जो डायनामिक है? किसने बोला है? माशाल्लाह, आपका इंटरप्रिटेशन अच्छी है, यानी आपको ये समझ में आ गया है कि बेसिकली ये डायनामिक चीज़ें क्या होती हैं। अब डायनामिक चीज़ की यहाँ पर मैं मिसाल भी दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अशारिफ, और यहाँ पर मैं एक ईमेल लिख देता हूँ रैंडम, मैं इंटर के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो अब देखिएगा यहाँ पर ना मैं कोई क्वेरी लिखूँगा, लाइक मैं लिखूँगा कि हु इज़ अशारिबली, ठीक है। ये मैंने इनपुट बार के अंदर ना एक क्वेरी लिखी है छोटी सी, आपको नज़र आ रही है, हु इज़ अशारिबली, ठीक है। जैसे ही मैं इंटर के बटन पर क्लिक करूँगा ना, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के ऊपर, वो सर्वर मैंने खुद डिप्लॉय किया हुआ एक जगह के ऊपर, ठीक है। वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, वो जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो रिस्पॉन्स होगा डायनामिक, वो रिस्पॉन्स होगा डायनामिक, यानी हमेशा रिस्पॉन्स मुझे तब्दील मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे ही मैं इंटर के बटन पर क्लिक करता हूँ, आपके सामने आप देखिएगा कि एक चैटबॉट होगा जो मेरे इस सवाल का जवाब देगा, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर के ऊपर, लोडिंग का आपको आइकन शो हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, सर्वर तो मेरा एक्टिव ही है। अच्छा,
लेकिन आपने अभी देखा, नोट किया कि मुझे यहाँ पर डेटा किस शक्ल में मिला है, ठीक है, टेक्सचुअल मुझे डेटा मिला है और वो डेटा डायनामिक था, यानी आपकी आंखों के सामने वो तब्दील हुआ है। ऐसा तो नहीं था कि पहले यहाँ पर डेटा मौजूद था, मैंने ये क्वेरी लिखी और क्वेरी लिखने के फ़ौरन बाद वो डेटा मुझे शो हो गया, ठीक है। तो और इसके बाद एक और चीज़, आपको यहाँ पर नीचे कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं कि लाइक व्हाट सर्विसेज अशारिफ ऑफर, हाउ कैन आई स्केड्यूल अ कंसल्टेशन, व्हाट इज़ अशारिफ्स अवेलेबिलिटी। ये 3 आपको प्रॉम्प्ट नज़र आ रहे हैं। ये पहले थे नहीं थे ना। अब यहाँ पर मैंने फंक्शनैलिटी लगाई हुई है। इमेजिन करें, फंक्शनैलिटी ये है कि भाई जो भी मेरे यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी है ना, मैं उसकी प्रोबेबिलिटी को चेक कर रहा हूँ। यानी मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बंदा बेसिकली मुझसे जानना क्या चाह रहा है, ठीक है, और फिर मैं उसको बिजनेस में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ। और ये कर कैसे रहा हूँ, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सिंपल किया हुआ है मैंने सब कुछ। यहाँ पर एक क्वेरी लिखी है, हु इज़ अशारिफ अली, अशारिफ अली कौन है। अब आपने यहाँ पर मुझे एक रेस्पॉन्स मिला, रेस्पॉन्स डायनामिक था कि भाई अशारिफ अली इज़ अ पैशनेट डेवलपर, डिज़ाइनर, मैनेजर बेस्ड इन पाकिस्तान विद ओवर 3 years ऑफ टेक एक्सपीरियंस। ही फोकस्ड ऑन ब्लॉकचेन, AI एंड टीचिंग प्रोग्रामिंग टू अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स। लास्ट के अंदर आपने एक यहाँ पर छोटी सी आपने एक स्टेटमेंट देखी, ठीक है, जो कह रही है कि वुड यू लाइक टू बुक एन अपॉइंटमेंट और कंसल्टेशन विद अशारिफ। अब ये मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्टिंग की हुई है, यानी आप इन सिंपल वर्ड ये समझें कि मैंने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसमें मैं ये कर रहा हूँ कि मैं हर यूज़र की रिक्वेस्ट के लास्ट में, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं हर यूज़र के साथ इंटरेक्शन करूँ, ठीक है, उसको अपने ये कह सकता हूँ कि उसको अपना क्लाइंट बनाऊँ किसी न किसी तरीके से। बनाऊँगा कैसे मैं, वो मुझसे बात क्यों करना चाहेगा, ठीक है। तो अब देखिएगा कि मैं यहाँ पर करता क्या हूँ। यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, वुड यू लाइक टू बुक एन अपॉइंटमेंट और कंसल्टेशन विद अशारिफ अली। मैं यहाँ पर सिंपल एज दैट लिखूँगा कि यस आई वुड लाइक टू बुक अ मीटिंग विद हिम। मैं इनके साथ एक मीटिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ बुक अ मीटिंग, एक मीटिंग बुक कर लें। अब ये मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। अब जैसे ही मैं इस इंटर के बटन पर क्लिक करूंगा ना, गौर से देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है ट्राई दिस प्रॉम्प्ट, ये ट्राई दिस प्रॉम्प्ट तब्दील हो जाएंगे, यानी ये डायनामिक डेटा की मिसाल है कि जो भी मेरी क्वेरी होगी ये उसी से रिलेटेड मेरे प्रॉम्प्ट को जनरेट कर मुझे UI के अंदर शो अप करवा देगा, ठीक है। और एक और चीज़ भी दिखाता हूँ, जैसे ही मैं इंटर के बटन पर क्लिक करूँगा एक डायनामिक लिंक जनरेट होगी जो सिर्फ आप ही के लिए होगी, यानी वो मैं नहीं दे सकता, कोई और नहीं दे सकता। अगर आपने मेरे चैटबॉट के साथ इंटरेक्शन किए तो वो आप ही देख सकते हैं। मैं इंटर के बटन पर क्लिक करता हूँ, रिक्वेस्ट जा रही है मेरे सर्वर को, सर्वर के ऊपर बिहाइंड द सीन मेरी चंद एक APIs हैं, चंद एक प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए मैं एक मीटिंग के लिंक जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा होता क्या है। अच्छा, यूर मीटिंग विद अशारिफ अली हैज़ बिन सक्सेसफुली बुक्ड। आपकी मीटिंग अशारिफ अली के साथ बुक हो चुकी है। यू कैन एक्सेस फाइंड द डिटेल्स एंड ज्वाइन द मीटिंग हेयर। ये आपको एक लिंक मिली है। अब जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा ना, मैं यहाँ पर आकर अपनी मीटिंग को स्केड्यूल कर सकता हूँ। कैसे स्केड्यूल कर रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल बनाया हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया हुआ। कितना आसान किया हुआ है कि कोई भी यूज़र आएगा मेरे चैटबॉट से किसी भी किस्म का सवाल पूछेगा और उस सवाल के लास्ट में मैं ये क्वेरी लगा दूंगा कि भाई आप अशारिफ से मीटिंग बुक करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। यानी मैं उसको अपने बिजनेस में उसको अपना क्लाइंट बनाना चाह रहा हूँ किसी न किसी तरीके से, और उस क्लाइंट के लिए एक डायनामिक लिंक भी जनरेट कर रहा हूँ कि वो इस लिंक का इस्तेमाल करते हुए मुझसे पर्सनल मीटिंग बुक कर लें, ठीक है। और आप यहाँ पर देखिएगा ट्राई दिस प्रॉम्प्ट के अंदर आपको प्रॉम्प्ट तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या प्रॉम्प्ट लिखे हुए आ रहे हैं, व्हाट इज़ द मीटिंग एजेंडा, मीटिंग का क्या एजेंडा होगा, कैन आई रीस्केड्यूल द मीटिंग, क्या मैं मीटिंग को वापस रीस्केड्यूल कर सकता हूँ, हु एल्स विल बी अटेंडिंग, मेरे अलावा कौन कौन इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें एक डायनामिक डेटा की या एक डायनामिक टेक्निक की एग्जाम्पल है कि हर वो चीज़ जो कि आपकी किसी इंटरेक्शन के बाद तब्दील हो रही हो इज़ कॉल्ड द डायनामिक स्टफ, ठीक है। और स्टैटिक कंटेंट की क्या मिसाल है, वो सिंपल एज दैट ये मेरी वेबसाइट के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, यानी ये सारा का सारा एक ही जगह पर मौजूद है और इसको मैं तब्दील नहीं कर रहा। तो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक कंटेंट।
ठीक है। नाउ द इम्पॉर्टेंट अराइसिस, अब क्वेश्चन आया है कि भाई मैं डेटा लाऊंगा कहाँ से। यानी मिसाल के तौर पर ये जो मेरा चैटबॉट था, इस चैटबॉट के ऊपर मेरा सारा का सारा ये डेटा मौजूद कैसे है, मुझे कैसे पता चलेगा, यानी इस चैटबॉट को कैसे पता है कि अशारिद जो है वो इस चीज़ में महारत रखता है और अशारिद ने ये काम किए हुए हैं। बिहाइंड द सीन मैंने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया हुआ है, अपनी ही इस वेबसाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। अपनी ही इस वेबसाइट को मैं एक API कॉल लगा रहा हूँ और उस API कॉल के ज़रिए सारा का सारा डेटा मैं इससे क्या कर रहा हूँ, फैच कर रहा हूँ, या जिसको हम एक स्पेसिफिक वर्ड भी होता है इसके लिए, क्रॉल कर रहा हूँ। क्रॉल के साथ साथ हमें एक और वर्ड भी होता है, नहीं क्रॉल के, यार क्रॉलिंग से मुराद ये है कि आपने गूगल के ऊपर कुछ सर्च किया, मिसाल के तौर पर आपने सर्च किया भाई अहमद रज़ा शेख GIIC। अब आपके सामने ना मल्टीपल लिंक्स आ जाएंगी, ठीक है। अब गूगल क्या कर रहा है, गूगल आपके सारे के सारे डेटा को क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्रॉल कर रहा है इंटरनेट के ऊपर कि भाई अहमद रज़ा शेख नाम का कोई बंदा है, अगर है तो उसको यहाँ पर शो अप करवा दो, ठीक है। ये आ गया सर अहमद की ऑफिशियल प्रोफाइल लिंक। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा सर कि वही प्रोफाइल खुलकर आ जाएगी जो अभी अभी हमने देखी है। इसको जाकर लाजमी फॉलोअप कीजिएगा क्योंकि सर बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं माशाल्लाह से। अच्छा जी, तो ये तो हो गया स्टैटिक और डायनामिक कंटेंट या फिर डेटा। अब ये डेटा हम लाएंगे कहाँ से, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अपनी वेबसाइट के अंदर शो अप क्या करवाना है। यानी फॉर एग्जांपल आपने किसी स्पेसिफिक चीज़ की वेबसाइट बनाई है, ठीक है, बट आपको ये इल्म नहीं है कि मुझे उस वेबसाइट के अंदर डेटा को पुट करना है या नहीं करना। अब इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं, यानी मैं कोड कर कर ही आपको दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। चलें काम कर लेते हैं, प्रोजेक्ट बना लेते हैं। आज हमारी 11वीं क्लास है ना? यस 11वीं क्लास है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल एज डैट, इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इस फोल्डर को खोल लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट भी हैंड बाय हैंड बना लेते हैं। नेक्स्ट.js के प्रोजेक्ट को बनाने की कमांड कोई बंदा बताएगा मुझे? npx create नेक्स्ट ऐप, और उसके बाद मैं यहाँ पर डॉट लगाऊंगा तो इसका मतलब कि मेरे इसी फोल्डर के अंदर सारा का सारा नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट कॉपी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगा, मिसाल के तौर पर अशारिद लिखूंगा या मैं अहमद लिखूंगा, तो अहमद नाम का एक फ़ोल्डर बन जाएगा और उस अहमद नाम के फ़ोल्डर के अंदर सारा का सारा नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इसी फोल्डर के अंदर अपने सारे के सारे कोड को पुट करना चाह रहा हूँ, तो मैं डॉट लगा दूँगा। डॉट का मतलब होता है कि भाई ये वाला सारा का सारा खाली एरिया, जिसको हम बोलते हैं रूट लेआउट, ऐसे ही है ना सर? तो सिंपल एज दैट मैं इस पर इंटर के बटन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अभी हम मुझसे प्रॉम्प्ट मांग रहे हैं, मैं येस के बटन पर क्लिक करूँगा। सिंपल एज दैट पूछ रहा है कि भाई आप टाइप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई हाँ करना चाहता हूँ। ESLint का करना चाहते हैं जी भाई, Tailwind CSS का भी करना चाहता हूँ। SRC डायरेक्टरी का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। SRC स्टैंड फॉर सोर्स डायरेक्टरी, ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होती है, तो अभी के लिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। और आप ऐप राउटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं जी भाई, नेक्स्ट.js का लेटेस्ट वर्जन ऐप राउटर पर मुझे मिले, तो मैं इसका भी इस्तेमाल करूँगा। टर्बो पैक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये टर्बो पैक क्या है इसको फिर मैं आपको बताऊँगा, बट अभी के लिए आप यहाँ पर यस कर दें, ठीक है। और इंपोर्ट एलियास को नो ही रखें। और उसके बाद सिंपल एज डैट ये तमाम तर डिपेंडेंसीज़, यानी जो मुझे नज़र आ रही है, जिसको हम डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज़ भी कहते हैं, ये सारी की सारी मेरी इंस्टॉल हो जाएंगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। देखा आपने पहले यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं थी, तो पहले फाइल आपको नज़र आ रही थी, अब फाइल नज़र आ रही है, बहुत सारी आ रही है ना, ये नई फाइल जनरेट हुई है, ये इस कमांड की मदद से हुई है, ठीक है। तो ये भी डायनामिक कंटेंट की या डायनामिक डेटा की मिसाल है एक छोटी सी। नहीं, ये API नहीं है, API को वैसे कॉल कर कर लिया जा रहा है, बट ये स्पेसिफिकली नहीं है। अच्छा, लेट्स वेट अ लिटिल। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर तमाम तर फाइल्स जब तक इंस्टॉल हो जाए, हो गई हैं। या आपको सक्सेस की यहाँ पर स्टेटस शो हो रहा है, कुछ सक्सेस नाम का हरा हरा नज़र आ रहा है। सक्सेस देख लो भाई, सक्सेस हरी हरी होती है, पैसा भी हरा हरा ही होता है, समझ रहे हो? तो हरे से जो है वो प्यार कर लो, आप समझ लो कि भाई बस हरा ही आराम में सब कुछ करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर, समझ रहे हो? तो बहुत सारी चीज़ें हरी हरी होती हैं, लाइक पैसे होते हैं,
सबसे पहले तो वैसे ही आते हैं क्योंकि जी। और रेड क्या होता है? रेड एक जो है वो नेगेटिव चीज़ की अलामत है, या हम कह सकते हैं ना ऐसा कुछ, जिसको हम क्रॉस साइन भी कहते हैं, एक्स, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव के लिए हमारे पास एक टिक का साइन होता है। तो खैर यहाँ पर मुझे हरे कलर का एक सक्सेस मैसेज नज़र आ रहा है। अच्छा, आप दूर नहीं जाया करें ज़्यादा, यहीं पर ही रहा करें और मुझे हंसाया ना किया करें, नहीं तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। खैर जो भी, एक बात बताएं कि आज हमारी तकरीबन 11वीं क्लास चल रही है। इंशाल्लाह सून, जल्द, जब तक हमारा ये क्वार्टर चला, क्वार्टर चलने के बाद आप लोग क्या करेंगे? पाइथन के अंदर चले जाएंगे, मुझे और सर अहमद को भूल जाएंगे, हमारी इस GISE की क्लास को भूल जाएंगे, या फिर लास्ट क्लास के अंदर हम दोनों को रुलाएंगे। और भाई देखें, ये चीज़ें होती हैं, पार्टी देंगे, अच्छी बात है। तो यार देखें, टाइम का मसला है, बस ले तो लूँगा मैं, छोड़ूंगा नहीं, बट टाइम नहीं है मेरे पास, ये मसला है सबसे बड़ा। अच्छा खैर जो भी है, जस्ट किडिंग, रुलाइएगा नहीं, मतलब आखिरी क्लास में जब भी हो, हरे हरे से रेड पर नहीं जाइएगा। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आपको ये page.tsx की फ़ाइल नज़र आ रही है? इस page.tsx की फ़ाइल के अंदर बहुत सारा हमने कोड लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको HTML के मल्टीपल एलिमेंट्स भी नज़र आ रहे होंगे, साथ साथ नज़र आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग द app/page.tsx। इसको मैं ज़रा एक मिनट आपको UI के ऊपर भी दिखा देता हूँ। तो कमांड हमारी क्या है? npm run dev, ठीक है। मैं इसको लोकल होस्ट पर खोल लेता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम गूगल क्रोम पर खोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ लिखूँगा मैं लोकल होस्ट 3000 पोर्ट। ये आपको चंद डेटा नज़र आ रहा है, स्टैटिक डेटा कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, next.js, get started by editing app/page.tsx, save and see your changes instantly, सब कुछ नज़र आ रहा है ना। इमेजिन करें कि ऐसा बहुत सारा हमारे पास कंटेंट होता, ऐसा हमारे पास कोई 10,000 लाइंस का कोड होता, या कोई ये कह सकते हैं कि 10,000 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब मैंने 10,000 कैरेक्टर्स को लिखना है। टॉपिक को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम डिस्कसिंग नाउ। 10,000 मेरे पास कैरेक्टर्स हैं। क्या मैं 10,000 कैरेक्टर्स को यहाँ पर अपने इस कोड के अंदर लिखूँगा? भाई अगर मैं 10,000 कैरेक्टर्स को लिखने भेजूँ तो मेरा तो कोड तकरीबन कोई 10-20 हज़ार लाइनों का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10-20 हज़ार लाइनों का हो जाएगा। तो 10-20 हज़ार लाइनों का कोड लिखने के बजाय अच्छा ना हो कि किसी और बंदे ने ये काम पहले से किया हुआ है और मैं सिंपल एज डेट एक API कॉल कर जिसको हम कहते हैं कि भाई गेट करना डेटा को, एक API रिक्वेस्ट को मैं गेट कर वो तमाम तर चीज़ें ले लूँ जो कि मुझे 10,000 लाइन्स ऑफ कोड लिखने के बाद मिलती, ठीक है। कितना अच्छा होता। भाई सर अमीन कहते हैं ना कि अगर गाड़ी ईजाद किसी ने कर दी है तो आपको गाड़ी ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ और ईजाद करना है, आपको उसके ऊपर कुछ बनाना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, यानी जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के ऊपर चीज़ें बनाई होती है ना, वो लोग उतना पैसा नहीं कमाते जितना पैसा वो कमाते हैं जिन्होंने उनकी बनाई हुई चीज़ों के ऊपर चीज़ें बनाई। मिसाल के तौर पर एक कार है, कार के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो ड्राइविंग करता होगा या करती होंगी उनको पता होगा, कार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जस्ट इमेजिन के पैसा किसने ज़्यादा कमाया, पहली मरतबा जिसने गाड़ी बनाई उसने, या उसके बाद फिर हज़ारों कंपनियां आई और जिन्होंने उसकी एक्सेसरीज़ बनाई? जी, किसने पैसा ज़्यादा कमाया? एक्सेसरीज़ बनाने वालों ने पैसा ज़्यादा कमाया ना। तो कहने का मकसद ये है कि आपने पहिया फिर ईजाद नहीं करना, पहिए के ऊपर आपने चीज़ें बनानी है ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो सकें। सो कहने का मकसद ये है कि अगर किसी ने आपके लिए बनाया टेक्सचुअल डेटा 10,000 कैरेक्टर्स का लिखा हुआ है पहले से, तो उसको खुद राइट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम लेंगे APIs की मदद से। किसकी मदद से लेंगे? APIs की मदद से लेंगे। और APIs हम Next.js में स्पेसिफिकली किस तरीके से बनाते हैं? API राउट्स के ज़रिए हम इन तमाम तर चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो चलें, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस करी हैं, इसकी हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। एक चीज़, एक छोटी सी मैं यहाँ पर ड्राइंग लिख लेता हूँ। ये शायद
किसी और ने बनाई होगी। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम क्या करेंगे, हम डेटा को लेंगे किसी और की बनाई हुई API का इस्तेमाल करते हुए, इसके अंदर करेंगे हम ये तमाम तर चीज़ों को करने वाले हैं Next.js के API राउट्स के अंदर। तो चलें शुरू करते हैं, अपने IDE को खोल लें, अपने लैपटॉप्स को खोल लें, और अगर आपने Next.js का प्रोजेक्ट अब तक नहीं बनाया तो इस कमांड का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से एक Next.js का प्रोजेक्ट बना लें ताकि हम कंटिन्यू कर सकें, और बल्कि कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, हम बना रहे हैं, हम आज क्या काम करने वाले हैं, हमारा आज का स्पेसिफिक काम होगा कि हम डेटा को लेंगे एक्सटर्नल API से, यानी किसी ने कोई API बनाई हुई है और हम उस API से डेटा को गेट करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास डेटा आ जाए, और फिर हम उस डेटा के ऊपर बनाएंगे यूज़र इंटरफेस ताकि कुछ नज़र आ सकें, और जब कुछ नज़र आएगा तभी फिर कुछ बिकेगा तो पैसा आएगा तो फिर आप वो काम वापस करते रहेंगे, ठीक है जी। क्या जी बिल्कुल कर सकती हैं, श्योर, बट आप किसी के बनाए हुए डेटा को, लाइक किसी ने कोई स्पेसिफिक API बनाई हुई है, आप उसकी डायरेक्टली चेंजिंग नहीं कर सकती, आप इनडायरेक्टली अपने डेटा को बनाकर उसमें पुट ज़रूर कर सकती हैं। सो चलें इस काम को हम एक मरतबा कर लेते हैं यहाँ पर लाइव। हम डेटा को गेट करेंगे एक्सटर्नल API से। अच्छा, आपको एक्सटर्नल API अभी तक समझ में आई है, जो मैंने इतनी सारी प्यारी एग्जांपल्स दी हैं जी? किस को ये बात समझ आई है कि हम डेटा कहीं और से लेने वाले हैं, डेटा खुद नहीं लिखने वाले, डेटा कहीं और से लेने वाले हैं? ये बात किसको समझ में आई है? इस तरीके से पूरे हाथ खड़े कर बता दें। और सुने आप, एक मुझे बहुत अच्छा सा कॉट आ रहा था अभी जहन में, बट बोलना नहीं चाहिए, तो चलें जी बना सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं, हो सकती है बहुत सारी चीज़ें। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है? अच्छा देखिए, APIs का जो अभी इन्होंने सवाल पूछा है कि हम कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। अब पहली चीज़ तो अभी हम जैसे एक एग्जांपल देख रहे हैं, हमें कोई भी एक्सटर्नल API यूज़ करेंगे एग्जांपल की, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि APIs हम कैसे यूज़ करते हैं। अब सवाल ये है कि जब किसी और की API बनी हुई है तो उससे हमारा काम क्या है? अब बहुत सी ऐसी एग्जांपल की APIs हैं जिसको हम अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके जहन में तो यही बात आ रही होगी ना कि भाई जब किसी और की API बनी हुई है, डेटा सारा उसका है, तो भाई मेरा क्या काम है उस API से? आप अगर अभी किसी भी वेबसाइट पे जाएं, जो कुछ बड़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे वो ब्लॉग्स उन्होंने अपलोड किए हुए होते हैं, न्यूज़ अपलोड की हुई होती हैं, वेदर API एक कॉमन API है, तो अब हम अपनी एक पर्सनल वेबसाइट बना सकते हैं जहाँ पे हम दुनिया भर की न्यूज़ दिखा सकते हैं। एक ये भी एक मॉडल है, बिजनेस मॉडल है कि आप दुनिया भर की न्यूज़ दिखा रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, उनकी अपनी APIs बनी हुई होती हैं, और वही सेम न्यूज़ जो वो अपनी वेबसाइट पे कॉल करवा रहे हैं वो आप अपने पास भी कॉल करवा सकते हैं। लेकिन यही वही बात है, कुछ फ्री APIs होती हैं, कुछ पेड APIs होती हैं, तो एक तरह से ये भी एक बिजनेस मॉडल है कि हम एक अपनी वेबसाइट पे दुनिया भर की न्यूज़ दिखा रहे हैं या दुनिया भर का वेदर दिखा रहे हैं हम लोग, तो ये भी एक मॉडल है, तो उसको भी जहन में रखिएगा आप लोग कि जस्ट हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ नहीं कर रहे, इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, इसमें कोई शक और दो राय नहीं है। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने ये जो ऐप वाला फोल्डर है ना, नज़र भी आ रहा होगा आप सबको, अगर नहीं आ रहा तो मैंने जूम कर लिया काफ़ी। ऐप वाले फोल्डर के अंदर आपने एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम रखना है, आपने क्या रखना है नाम? API, ठीक है। उसके बाद आपने API तो रख लिया नाम, अब आपके राउट का नाम आप डिसाइड करेंगे कि ये API बेसिकली आपको अपने इस लोकल होस्ट के ऊपर, यानी इस वाले पाथ पर
यहाँ पर मैं वापस खोल लेता हूँ। यहाँ पर इस वाले पाथ पर मुझे किस जगह पर मिलेगी, ठीक है। तो मैं आज एक एक्सटर्नल API बनाने वाला हूँ, तो मैं इस API वाले फ़ोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाऊँगा, ठीक है। इस API वाले फ़ोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम रखूँगा एक्सटर्नल। जिसका क्या नाम रखूँगा? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल नाम क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मैं क्यों रख रहा हूँ मैं कि मैं किसी और की API का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक्सटर्नल नाम रख लेता हूँ, सिंपल एज डैट। और इस एक्सटर्नल नाम के फोल्डर के अंदर मेरे पास एक स्पेसिफिक फाइल है जो मुझे बनानी है, जिसका क्या नाम है? route.ts। क्या नाम है जिसका? route.ts। वापस बोलें, थोड़ा जोर से बोलें, जिनको नहीं पता route.ts। route.ts ROUTE.ts। ये हमारे पास एक कन्वेंशन है, यानी मैं यहाँ पर page.tsx नहीं लिख सकता, ठीक है। तो मेरी API नहीं बनेगी। API बनाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है route.ts, ठीक है। ये आपका बन गया फोल्डर API नाम का। API नाम के फोल्डर के अंदर आपका बन गया सेगमेंट, यानी सेगमेंट का मतलब वो पाथ जहाँ पर आपको इस API का डेटा मिलेगा। और वो डेटा मिलेगा कैसे? वो मिलेगा route.ts की फाइल से। अब route.ts की फाइल के अंदर आप सबको पता है कि हमने सबसे पहले एक स्पेसिफिक चीज़ को इंपोर्ट करना है, ठीक है। क्या करना है? एक स्पेसिफिक चीज़ को इंपोर्ट करना है। और वो क्या करना है? आप लोग साथ साथ कोड कर लें, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लाइक मैं स्लो चल रहा हूँ, आप लोग कोड करते जाएं, जो नहीं कर रहे हैं वो कर लें। यार शर्माए नहीं, कुछ नहीं होता। घर जाकर भी आप नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे तो कल भी नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वही साइकिल चलती रहेगी और ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानी होगी, ज़मीन पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, पीछे वालों को अगर नज़र नहीं आ रहा तो वो आगे आ जाएं, और जिनको सही नज़र आ रहा है वो बराहे करम साथ साथ कोड करते रहे। तो सिंपल एज दैट मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मैं इंपोर्ट करूँगा नेक्स्ट रेस्पॉन्स को। कहाँ से? नेक्स्ट सर्वर से, ठीक है। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट रेस्पॉन्स को मैं इंपोर्ट करूँगा नेक्स्ट सर्वर से, ठीक है। ये थी आपकी पहली लाइन ऑफ कोड। अब दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम करने वाले हैं वो ये कि हम उस API को उठाएंगे जहाँ पर डेटा पड़ा हुआ है। उस API को उठाएंगे जहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? डेटा पड़ा हुआ है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, बहुत ही सिंपल सा वेरिएबल बनाता हूँ। एक्सटर्नल, क्या नाम रखूँगा इसका? API URL। क्या करूँगा? इसका एक मैंने छोटा सा वेरिएबल बनाया है जिसका नाम रखा है मैंने एक्सटर्नल API URL। अब मैंने इसको डिक्लेयर तो कर दिया है, पर इसके अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज़ नहीं की। इसके अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज़ नहीं की। वैल्यू को मैं कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज़ करूँगा कि मैं यहाँ पर दूंगा क्वाटेशन मार्क्स, ठीक है, क्वाट्स जिसको हम बोलते हैं। और इसके अंदर मैं वो API URL पुट करूँगा जिसके अंदर सारा का सारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास एक स्पेसिफिक API है जो मुझे फ्री का डेटा देती है बहुत सारा। मैं वो यहाँ पर लिख लेता हूँ और आपको भी दिखा देता हूँ। HTTPS, ठीक है, /:, JSON प्लेस होल्डर, ठीक है, .ip_code.com/host, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस API को यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ एक मरतबा, ठीक है। और बल्कि आपको यहाँ पर अगली लाइन के अंदर दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से थोड़ा सा। ये है वो API जिसको हम बेसिकली जिसके ज़रिए आज हम डेटा लेने वाले हैं, ठीक है। अब इसको मैं एक मरतबा गूगल पर जाकर पेस्ट कर देख लेता हूँ। देख रहे हैं आपको ये सारा का सारा डेटा है, ये रैंडम यूज़र्स का डेटा है। कितना डेटा आपको नज़र आ रहा है जिसमें यूज़र की ID है, टाइटल है और बॉडी है, ठीक है। ये सारा का सारा डेटा मैंने नेक्स्ट.js के अंदर लेना है, ठीक है। ये रैंडम डेटा है, टेस्ट डेटा है, ठीक है। लेने का तरीक़ेकार बहुत सिंपल है। ये हो गई आपकी API। अच्छा, आप एक काम करें, इसको जल्दी से कोड कर लें साथ साथ। ये API URL है आपका, या इसकी पिक्चर ले लें। अच्छा, मैंने काफ़ी ज़्यादा जूम कर दिया है। मेरा हो गया। अच्छा, ये ना पिक्चर लेने के बजाय अगर आपके पास लैपटॉप है तो जल्दी जल्दी से कोड कर लें।
वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर्सनल रिकमेंडेशन। बाकी पिक्चर लेकर देखकर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सर रिकॉर्ड कोई कर बिल्कुल भी मसला नहीं है। या फिर रन हो जा रन नहीं हो रही है। अच्छा, ये आपको ना यहाँ पर लिखना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये आपका एक वेरिएबल बन गया है, ठीक है, और उस वेरिएबल के अंदर आपके पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? एक कंटेनर होता है जो आपके डेटा को स्टोर करता है। यहाँ पर हम डेटा जो है वो स्टैटिक नहीं है, डेटा क्या है? डायनामिक है, जो हम कहीं से उठा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें सिंपल एज डैट अपनी एपीआई का राउट डिक्लेयर करना है, या ये कह सकते हैं कि अपनी एपीआई के रेस्पॉन्स को गेट करने के लिए एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। यानी ये जो एपीआई है, ये एपीआई मैं नेक्स्ट.js के अंदर कैसे एक्सेस करूँगा, इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट, ठीक है। और ये फंक्शन एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट एसिंक्रोनस फंक्शन, ठीक है। और इसके बाद ये फंक्शन क्या है? मतलब ये फंक्शन में बेसिकली मुझे डेटा को गेट करवाने में मदद दे रहा है। क्या कर रहा है? डेटा को गेट करवाने में मदद दे रहा है। तो सिंपल एज दैट मैं लिखूंगा यहाँ पर गेट के बाद लिखूंगा पैरेंथेसिस, ठीक है, और लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट्स। आप सबको पता है, आपने सबने जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी हुई है कि भाई जब भी मैं कर्ली ब्रैकेट्स लिखता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब है कि कोई ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। यानी एक छोटा सा मैंने फंक्शन बनाया है, ठीक है, एसिंक्रोनस फंक्शन है। एक सिंक्रोनस फंक्शन होता है और एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो यहाँ पर एक अदद एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया है जो कि गेट कर रहा है, यानी डेटा को लेकर आ रहा है। कहाँ से लेकर आ रहा है? वो इस स्पेसिफिक यूआरएल से लेकर आ रहा है। कैसे लेकर आ रहा है? इसको अब हम कोड करते हैं, ठीक है। आप सब ने पढ़ा था ट्राई और कैच ब्लॉक। किस किस ने ट्राई और कैच ब्लॉक पढ़ा था जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट के अंदर? जी, बहुत सारे लोगों ने ट्राई और कैच ब्लॉक को पढ़ा हुआ है। यानी ट्राई के अंदर हम कोई ऐसा स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं जिसके ज़रिए हमारी स्टेटमेंट फुलफ़िल हो रही हो या हमारा ब्लॉक ऑफ कोड फुलफ़िल हो रहा हो, और अगर हमें कोई एरर्स मिल जाते हैं तो फिर वो हम कैच के इस छोटे से ब्लॉक के अंदर कैच करवा लेते हैं, यानी रखवा लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल एज दैट आपने क्या करना है? आपने बनाना है एक वेरिएबल, ठीक है, रेस्पॉन्स नाम का। क्या करना है आपने? रेस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है। और उस रेस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर आपने एक कीवर्ड है जिसका नाम है अवेट, ठीक है। जब भी आप एसिंक्रोनस लिखेंगे ना, यानी एसिंक कीवर्ड लिखेंगे, तो इसके साथ आपको अवेट का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। और इस अवेट के कीवर्ड का काम क्या होता है? इस अवेट के कीवर्ड का काम होता है कि आपकी एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट को बार बार भेजा जाए या उसके ज़रिए कोई स्पेसिफिक काम मुकम्मल करवाया जाए। आप सबको पता है कि भाई जावास्क्रिप्ट क्या है? ये टेक्निकल वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट क्या है? सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होता है कि डू वन थिंग एट अ टाइम। जावास्क्रिप्ट एक टाइम पर एक ही काम कर रही होती है। जावास्क्रिप्ट क्या करती है? जावास्क्रिप्ट हो गया या टाइपस्क्रिप्ट हो गया, एक काम, डू वन थिंग एट अ टाइम, यानी एक टाइम पर एक ही काम हो रहा होता है। अगर मैं एक ही टाइम पर मल्टीपल कामों को करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं एसिंक्रोनस बना दूंगा अपने फंक्शन को। एसिंक्रोनस का मतलब है कि भाई मल्टीपल चीज़ें एक साथ हो रही हैं और हमारा ब्लॉक ऑफ कोड भी चल रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन है, और ये फंक्शन हमारे ब्राउज़र के अंदर मौजूद होता है। कहाँ पर मौजूद होता है? इस ब्राउज़र के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और उस फंक्शन का नाम है फेच। उस फंक्शन का नाम क्या है? फेच, ठीक है। और ये फंक्शन बिल्ट इन है, ये हमें इंपोर्ट नहीं करना, ये हमें बना बनाया मिलता है, ठीक है, नेक्स्ट.js के प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या करना है? इसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स लिखने हैं या फिर पैरेंथेसिस लिखनी है, और सिंपल एज डैट मुझे अपने वेरिएबल को पास करना है, यानी वो वेरिएबल जिसके अंदर मेरा सारा का सारा डेटा पड़ा हुआ है। यहाँ पर मेरा कौन सा वेरिएबल है जिसमें सारा का सारा डेटा पड़ा हुआ है? एक्सटर्नल एपीआई। ये एक्सटर्नल एपीआई यूआरएल, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपल एज डैट लिख देता हूँ एक्सटर्नल एपीआई यूआरएल, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, सिंपल एज डैट। अच्छा, यहाँ तक कोड कर लें जल्दी से।
जी अच्छा, इसके अंदर रिक्वेस्ट ना तब जाती है जब हम कोई स्पेसिफिक डेटा को गेट कर रहे हो। अभी जो है वो हम सारे के सारे डेटा को गेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जूम कर दिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं यूज़र आईडी को गेट करूँ, ठीक है। अगर मैं सिर्फ यूज़र आईडी को गेट करना चाहता हूँ इस सारे के सारे डेटा में से, तो फिर मुझे वो पैरामीटर के अंदर स्पेसिफिकली डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई मैं किस डेटा को लेना चाह रहा हूँ, ये किस डेटा को भेजना चाह रहा हूँ। सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये किस किस ने कर लिया है? माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो भाई मेरी क्लास पुरजोश लग रही है। बहुत अच्छी बात है भाई, पैसा वैसा कमाना है, खूब कमाना है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे कमाना है वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा जी, फिर हमें क्या करना है? सिंपल एज डैट, हमें एक स्टेटमेंट लगानी है, एक कंडीशन लगानी है कि क्या होगा अगर मेरा डेटा मुझे कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं देता, क्या होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डेटा है, लाइक ये URL है, मैं चले जाता हूँ यहाँ पर। इस राउट के ऊपर कोई सा भी डेटा मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल कि आप गए इस वाले पाथ के ऊपर या इस वाली API के ऊपर और आप जाकर देखते हैं कि भाई आपको वहाँ पर कोई भी डेटा नहीं मिलता, तो मुझे यहाँ पर एरर कैसे थ्रो करवाना है वो कर देखते हैं, ठीक है। सिंपल है, आपने क्या करना है, आपने एक इफ़ की स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। आप यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे कि इफ़ देयर इज़ नो रिस्पॉन्स। अच्छा, ये जो हमारे पास साइन है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर नॉट का साइन बोलते हैं हम जनरली। लाइक वैसे हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क और हम टेक्निकल ज़बान के अंदर इसको क्या कहते हैं? नॉट का साइन, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो रिस्पॉन्स, ये छोटी सी लाइन कह रही है कि अगर कोई सा भी रिस्पॉन्स हमें ना मिले तो फिर हमें क्या करना है, ठीक है। अगर हमें कोई भी रिस्पॉन्स ना मिले तो हमें क्या करना है? हमें रिटर्न करवाना है। क्या रिटर्न करवाना है? नेक्स्ट रिस्पॉन्स को, ठीक है। यानी जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स नाम का मेरे पास क्लास है और ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स नाम का एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो मेरी इस रिक्वेस्ट को चलने में मदद देगा। आप एक शादी हाल में गए, शादी हाल में जाने के बाद आपने नोट किया होगा स्पेसिफिकली जेंट्स के कोई किसी रिश्तेदार की किसी दोस्त की शादी में गए हैं तो आपको वेलकम करने के लिए कोई खड़ा होता है। कभी ना कभी तो ऐसा होता होगा ना, किसी ने तो वेलकम किया होगा। बाकी इस तरफ का मुझे आइडिया नहीं है, इस तरफ वेलकम ही वेलकम होता है वैसे तो। खैर जो भी है, आप ये समझिए कि आपको वेलकम करने वाला जो बंदा है वो कौन है? वो है नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, जो आपका एक गाइडर है एक किस्म का, ठीक है। और ये बंदा जो है वो हमें क्या देगा? हमें सलाम देगा, ठीक है। और यहाँ पर इस केस के अंदर हमें क्या मिल रहा है? हमें डेटा मिल रहा है। और वो डेटा किस सूरत के अंदर होगा? वो डेटा किस सूरत के अंदर होगा कोई बताएगा? वो होगा जेसन के फॉर्मेट के अंदर। क्या होगा? किस फॉर्मेट में होगा? जेसन के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट्स, सॉरी राउंड ब्रैकेट्स या फिर पैरेंथेसिस, इसको हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट्स या फिर पैरेंथेसिस। और कर्ली ब्रैकेट्स मेरे पास ये होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं मल्टीपल फील्ड्स को पास आउट करूँगा, ठीक है। यानी मेरे पास सक्सेस की स्टेटस होगा या एक मेरे पास सक्सेस का स्टेटस होगा और एक मेरे पास एरर को रिजॉल्व करने का स्टेटस होगा। मैं लिखूँगा कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहला जो मेरे पास प्रॉपर्टी होगी या फिर ये कह सकते हैं कि मेरे पास वैल्यू होगी वो होगी सक्सेस की, कि भाई सक्सेस की स्टेट के अंदर क्या हो, ठीक है। सक्सेस की स्टेट करंटली हम रख लेते हैं फॉल्स, ठीक है। ये क्यों फॉल्स रखते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो दूसरी फील्ड है ये लाइक अगर मेरे सक्सेस की स्टेटस फेल हो जाती है तो मुझे कौन सा मैसेज यहाँ पर शो अप करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैसेज लिखूँगा सिंपल एज डैट। और मैसेज मैं यहाँ पर कुछ भी पास आउट कर सकता हूँ, लाइक स्पेसिफिकली फेच एरर या कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे ये भी लिख सकता हूँ फेच द डेटा फ्रॉम द API, ठीक है। जो दूसरी स्टेटस है हमारी वो है एरर वाली, ठीक है। और एरर वाली स्टेटस का जो स्टेटस है वो हमने कहाँ पर पुट करना है? वो हमें कैश वाले उसके अंदर पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरा डेटा सक्सेसफुली आ जाता है
तो उसके लिए मैं ये मैसेज शो कराऊंगा कि भाई फेच द डेटा फ्रॉम द एपीआई, और उसका मैं स्टेटस कोड पास करूंगा। उसका मैं क्या पास करूंगा फिर? स्टेटस कोड पास करूंगा किसी स्पेसिफिक स्टेटस की मदद से, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर स्टेटस कैसे पता चलेगा कि इस एपीआई का स्टेटस क्या है, यानी मुझे मालूम करना है कि भाई ये एपीआई चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। तो इसको गेट करने का तरीक़ाकार क्या होगा? मैं सिंपल एज दैट अपना रेस्पॉन्स नाम का वेरिएबल लूँगा, ठीक है, जो मैंने ऊपर बनाया है, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक स्टेटस नाम के कमांड को पुट कर दूँगा, ठीक है, और इसको फिर हम बनाएंगे और गेट करने वाले हैं। जी अच्छा सॉरी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली हमारे पास दो बन रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सिंपल एज दैट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ कॉमा, ताकि मैं इसको नेक्स्ट लाइन के ऊपर ले जा सकूँ कुछ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन सही कर देता हूँ, और नेक्स्ट लाइन के ऊपर मैं अपने इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। बट इट सीम्स के अच्छा जी, हमें जो है वो हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि हमारे पास चंद एक स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास एक स्पेसिफिक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो होता है ओके का मेथड। क्या होता है? ओके का मेथड, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। ये ओके की प्रॉपर्टी का काम क्या होता है? सर हमजा ने शायद लास्ट क्लास के अंदर बताया था, स्टेटस कोड 200। स्टेटस कोड 200 किस किस को याद है? और स्टेटस कोड 200 का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? सर आप बताएंगे? डेटा सक्सेस, ठीक है। तो ये जो डॉट ओके लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो हम रिस्पॉन्स के मेथड से गेट कर रहे हैं, सॉरी वेरिएबल से गेट कर रहे हैं। और ये वेरिएबल कहाँ से गेट कर रहा है? ये वेरिएबल इस एपीआई से गेट कर रहा है, सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक कैश का एरर, जी स्टेटस में एरर आ रहा है ना, तो ये रिस्पॉन्स के आगे डॉट ओके ठीक हो जाएगा। ये रहा इसके साथ रिस्पॉन्स है, क्या अगर डॉट ओके लिख दो सही हो जाएगा। ओके, हाँ डॉट ओके लिख दो, रिस्पॉन्स के आगे डॉट लिख के ओके लिख दो, सही हो जाएगा। नहीं फिर आपने कॉल गलत किया होगा ना, स्टेटमेंट के ऊपर चेक करो, आपने गलत लिखा होगा, कुछ ना कुछ गलती की होगी। ये ब्रैकेट के बाहर है डेटा, अंदर तो नहीं बना दिया। इसके बाद कॉमा दिया, तो ब्रैकेट के बाहर कॉमा भी है ना, गेट, हाँ कॉमा भी एपीआई वाले के साथ ब्रैकेट वर्क कर ली, ब्रेसेस वगैरह ग्राउंड ब्रैकेट सब सही है, करेक्ट है। मैं समझाता हूँ। अच्छा, देखिए एक चीज़ है छोटी सी, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा फील्ड, ठीक है। ये सर ने मुझे कंफर्म किया है, लाइक एक छोटी सी गलती हो गई थी। सर यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। जी सर। अच्छा यहाँ पे देखिए, जैसे कि सर ने बताया कि हमारे पास रिस्पॉन्स के कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्स डॉट ओके। रिस्पॉन्स डॉट ओके एक रिस्पॉन्स का एक मेथड है या फंक्शन कह लें एक तरह से, जो हम एक टाइप चेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। मतलब रिस्पॉन्स अगर हमारे पास ओके रिसीव होता है तो हम क्या करवाना चाह रहे हैं वो हम नीचे उसके इफ़ के ब्लॉक में लिखेंगे। बट हमने यहाँ पे ट्राई के जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसमें लिख रहे हैं। मतलब कि हम जो चीज़ करवाना चाह रहे हैं वो चीज़ हम ट्राई में लिखते हैं, और एरर जो भी आता है उसको हम कैच में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने कंडीशन ये दी है कि अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके नहीं होता, हमने देखा उसके साथ क्या लगाया है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, जिसको हम नॉट भी यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिस्पॉन्स हमारा ओके नहीं होता तो हमने क्या दिखाना है,
अच्छा, अब मेन चीज़ ये है कि हम इफ़ का ब्लॉक यूज़ क्यों करते हैं या ट्राई कैच का ब्लॉक क्यों यूज़ करते हैं। वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारी जो भी एप्लीकेशन है वो क्रैश ना हो। अगर हम ट्राई कैच यूज़ ना करें, इफ़ यूज़ ना करें, अब अगर एक यूज़र आया वेबसाइट पे, उसने लॉगिन किया और उसकी पूरी वेबसाइट क्रैश हो गई या सामने लिखा हुआ आ गया एन एरर अकर्ड, तो आप बताएं अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं और आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाए तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहेगा? अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? बुरा। ऑब्वियसली बुरा रहेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस एक अच्छा हो तो हमें प्रॉपर उसका एक मेथड लगाने पड़ते हैं और उसके पूरे एरर्स को हमें कैच करना पड़ता है कि यार हमारी वेबसाइट क्रैश ना हो, इसके बदले यूज़र को एक अच्छा सा रिस्पॉन्स शो हो जाए कि यार जो आपकी वेबसाइट है उसमें कोई एरर हो गया, आप फिर से ट्राई कर लें। तो ये भी एक तरीके से यूआई हमें उसमें मैनेज करनी पड़ती है कि यूज़र को क्या दिख रहा है और किस तरीके से हम बैक एंड पे हैंडल कर रहे हैं सारी चीज़ों को। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी इंटरप्रिटेशन में गलती कर दी थी, शायद मेरे अपने कोड के अंदर मैं लिख रहा था थोड़ी देर पहले यहाँ से आने से पहले, तो शायद मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। खैर सर ने वो करेक्ट करवा दिया। हो जाती है भाई, इंसान है, गलतियाँ होती हैं, क्यों नहीं होती। मैं एक प्रोजेक्ट को लेकर बैठा था, 5 दिन तक मुझसे गलतियाँ नहीं रिजॉल्व हुई थी, 6ठे दिन हो गई थी। तो कहने का मकसद है कि गलतियाँ, अच्छा आपका हफ्ता ही ऐसे गुजरता है, आप में से किसी का हफ्ता भी ऐसे ही गुजरता है? अच्छा यार, आप इस तरफ से मुझे हाथ क्यों नहीं खड़े हुए नजर आते हैं? इस तरफ से तो भाई दोनों ही हाथ यूँ खड़े हुए हैं। रिकॉर्डिंग अच्छा, एक तो कह रहे हैं कि बस मेरा हफ्ता बिस्मिल्लाह ही हो जाता है सब कुछ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है मामला। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम इस डेटा को क्या करेंगे, पार्स करेंगे। पार्सिंग क्या होती है, कोई बताना चाहेगा यहाँ पर? व्हाट डज पार्सिंग मीन्स? व्हाट डज पार्सिंग मीन्स? पार्सिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपने कभी ऑब्जेक्ट बनाया होगा ना, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। अब हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है ना, ये आ रहा है ऑब्जेक्ट की शक्ल में, हमने इसको कन्वर्ट करना है जेसन की शक्ल में, और इस कन्वर्जन वाले प्रोसेस को हम कहते हैं पार्सिंग। तो मैं एक डेटा नाम का वेरिएबल बना लूँगा, ठीक है, और इसके अंदर अवेट के कीवर्ड का इस्तेमाल करके मैं अपने डेटा को जेसन में कन्वर्ट करूँगा। तो कन्वर्ट करने का तरीकाकार क्या है कि जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था रेस्पॉन्स नाम का, ये रहा, अभी आपको दिखा देता हूँ, ये रहा रेस्पॉन्स नाम का वेरिएबल बनाया था। इस रेस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के बाद मैं यहाँ पर डॉट नोटेशन का इस्तेमाल करूँगा और उसके बाद लिखूँगा जेसन, ठीक है, और उसके बाद लिखूँगा राउंड ब्रैकेट्स। तो क्या होगा, मेरा जो भी डेटा होगा मुझे वो जेसन के फॉर्मेट में मिल जाएगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद मुझे इस पूरे के पूरे डेटा को रिटर्न करवाना है ताकि मैं इसको देख सकूं। जैसा अभी सर ने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई अगर हमारा यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब ना हो तो उसके लिए हमने ये कंडीशन लगा दी। और अब हमारा यूज़र एक्सपीरियंस, यानी अगर हमारा कोई भी यूज़र है वो हमारे डेटा को देखना चाहता है तो उसके लिए मैं एक रिटर्न की क्लॉज लगाऊंगा, जिसको यहाँ पर मैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स नाम की क्लास के साथ, ये रही नेक्स्ट रिस्पॉन्स की क्लास, ठीक है। और ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स की क्लास हमेशा हमें क्या रिटर्न करती है, जेसन रिटर्न करती है। तो लिखूँगा जेसन, ठीक है, और जेसन के बाद यहाँ पर मैं सक्सेस स्टेटस पास करूँगा, तो यहाँ लिखूँगा सक्सेस, ठीक है। और सक्सेस क्या होगा, सक्सेस हमारा अगर ट्रू है तो मेरे डेटा को शो अप करवा दो, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक अदद गेट की रिक्वेस्ट, ठीक है, जो हमने ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर लिखी। और बाकी एरर जो है, एरर को गेट करने का तरीक़ेकार बहुत सिंपल है, सिंपल एज दैट। मैं यहाँ पर लिखूँगा रिटर्न और उसके बाद वही नेक्स्ट रिस्पॉन्स की क्लास, नेक्स्ट रिस्पॉन्स की क्लास के अंदर जेसन लगाऊंगा, ठीक है। और जेसन के बाद मैं यहाँ पर स्पेसिफिक कोई मैसेज पास कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मेरा मैसेज होगा कि भाई अगर मेरा सक्सेस फॉल्स हो जाए तो क्या हो, जो मेरा मैसेज हो वो ये हो कि भाई गेट द एरर, और गेट द एरर सही है, सही मैसेज है ये, ठीक है। अच्छा, और लास्ट के अंदर मैं यहाँ पर एरर को पास कर दूँगा, ठीक है। और एरर ये बेसिकली मेरे पास आ कहाँ से रहा है, ये एरर मुझे आ रहा है, ये जो एरर का मैसेज है ये मुझे कोई यहाँ पर क्या शो अप करवा रहा है, एरर शो करवा रहा है। और ये एरर इस वजह से आ रहा है
क्योंकि मैंने इसकी टाइप डिक्लेरेशन नहीं की, ठीक है। और इसकी टाइप डिक्लेरेशन कैसे होगी, चाहूँ तो मैं बना भी सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा, एरर के सामने यहाँ पर कॉलन लगाऊंगा और कॉलन के बाद यहाँ पर सिंपल एज दैट लिख दूंगा एनी, यानी मेरे पास किसी भी किस्म का एरर हो, किसी भी किस्म का एरर हो तो उसकी टाइप क्या होगी, उसकी टाइप होगी सिंपल एज दैट एनी, और एरर का जो मैसेज होगा वो ये होगा, ठीक है, गेट द एरर, ठीक है। ये बन गई हमारी एक छोटी सी API, ठीक है। अब इस API को चलाने का तरीक़ेकार क्या है, वो स्पेसिफिकली 2 तरीक़ेकार है। अच्छा, यहाँ पर ब्रेक का कह रहे हैं चंद एक लोग, इट सीम्स के 5 मिनट की ब्रेक ले लेनी चाहिए या 10 मिनट की ले लेनी चाहिए। आप कोड भी कर सकते हैं इसके अंदर, ये रहा सारा का सारा कोड, इसकी एक पिक्चर लें, ठीक है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो, और उसके बाद जल्दी से इस पूरे के पूरे कोड को लिख लें। और 10 मिनट की ब्रेक भी है, रेस्ट रूम से भी हो जाए अगर होकर आना चाहते हैं तो, और कोड भी कर सकते हैं जी। जेसन इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि हम अपने जर्नल ऑब्जेक्ट को जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जेसन एक फॉर्मेटर है, ठीक है, और जो हमारे पास जर्नल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप है, ठीक है, और एक डेटा टाइप और एक फॉर्मेट, इसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है ना लिखने का, कुछ भी हो सकता है, तो आप अभी के लिए ये समझें कि जो भी APIs होती है ना हमारे पास, वो APIs हमें हमेशा जेसन के अंदर ही आउटपुट देती हैं। क्यों आउटपुट देती हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बनाया हुआ है, और ये जो जेसन है, ये जेसन बनता जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के ज़रिए ही है, ठीक है, ये सीन होता है। पिक्चर ले लें इसकी, और 10 मिनट का ब्रेक है। अच्छा, सारा का सारा कोड यही है, इसके नीचे कोई कोड नहीं है, तो इसकी पिक्चर ले लें, या फिर आपको नज़र आ रहा है तो कोड कर लें, या पिक्चर देखकर कोड कर लें। 10 मिनट की वैसे ब्रेक भी है साथ ही साथ। 3:55 पर शुरू करेंगे इंशाल्लाह अपनी क्लास।